एक लड़का था, नाम था काओ। सब लोग उसे एक बहुत ही कमजोर एडवेंचरर के रूप में जानते थे। 2 साल से बस वो एक ही काम कर रहा था, डंजन के पहले फ्लोर पर स्लाइम को मारना। और जब सब लोग नए मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, तब भी काओ सिर्फ एक स्प्रे लेकर स्लाइम के पीछे पड़ा रहता था। उसने अब तक 9,999 स्लाइम को मार दिया था। सिर्फ एक स्लाइम और उसका टारगेट पूरा हो जाता। उस दिन भी एक स्लाइम उस पर झपटता है, लेकिन काओ तुरंत अपना बर्ड किलर स्प्रे निकालता है और स्लाइम को उड़ा देता है। उसकी आंखों में हल्का सा गर्व होता है, छोटी सी जीत लेकिन उसके लिए बहुत ही बड़ी होती है। पर सच तो ये था कि 2 साल बाद भी उसका स्टेटस नीचे ही था। वो बस फर्स्ट फ्लोर तक ही सीमित था और उसका लेवल अब तक नहीं बदला। उसे पता था कि जब तक वो स्लाइम से लड़ता रहेगा तब तक उसका कुछ भी नहीं बदलने वाला। इसलिए वो थोड़ा और डंजन के अंदर जाता है और तभी उसकी नजर पड़ती है एक गोल्डन स्लाइम पर। वो पहली बार किसी रेयर स्लाइम के सामने था। धीरे से छुप कर जाता है, स्प्रे से अटैक करता है, पर स्लाइम बहुत ही तेज था और बच जाता है। काओ ने देर नहीं की, अपना स्प्रे गन निकाला और एक ही शॉट में उस स्लाइम को खत्म कर दिया। उसे लगा कि शायद से इस बार लेवल अप हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसका लेवल वहीं पर था और इस बात से वो थोड़ा और कंफ्यूज होता है। फिर उसे स्लाइम का मैजिक और याद आता है। सोचता है कि शायद से वो महंगा बिकेगा। जैसे ही वो पास जाता है, उसकी नजर एक सर्विंग कार्ड पर पड़ती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, पर वो अपने आप को शांत करता है और कार्ड की डिटेल्स चेक करता है। वो कार्ड था एक वेलकरी कार्ड और वेलकरी का नाम सुनते ही उसके जहन में मैथोलॉजी के पावरफुल डेमीगॉड्स आ जाते हैं। जब वो डाटाबेस में सर्च करता है तो उस कार्ड के बारे में और इन्फो मिलती है। मतलब ये कार्ड शायद से अल्ट्रा रेयर है। वो आसपास देखता है ताकि कोई उसे देख न ले। फिर सोचता है कि अगर ये कार्ड बेच दिया तो वो सब कुछ खरीद सकता है जो कि अब तक सिर्फ उसका सपना था। नया आर्मर, नए वेपन्स और एक नई जिंदगी भी। और इस रिसेप्शनिस्ट जाया के पास जाता है और स्लाइम कोर देने पर उसे 1500 येन मिलते हैं। जाते जाते वो कैजुअली पूछता है कि अगर किसी के पास एंजल टाइप सर्विंग कार्ड हो तो उसकी कीमत क्या होगी। जाया कहती ओवर 1 बिलियन येन। काओ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके पैर एक सेकंड के लिए जमीन पर ही नहीं पड़ते। बाहर जाकर उसकी मुलाकात होती है अपने पुराने दोस्त सिंजी और को से। वो लोग उसे मजाक में पूछते कि अभी भी लेवल 3 पर ही हो क्या। काओ हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है कि हाँ, स्लाइम से आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। उन्हें याद आता है कि जब वो पहली बार सेकंड फ्लोर पर गए थे और एक गोब्लिन के सामने आ गए थे। सोचा था कि इजिली मार देंगे, लेकिन गोब्लिन ने उनकी लगभग जान ही ले ली थी। पोषण से मुश्किल से बचे थे और उसके बाद वो कभी वापस नहीं गए। वो दोनों बहुत ही हैरान होते हैं कि काओ इतने टाइम से सिर्फ स्लाइम को ही मार रहा है, वो भी बिना बोर हुए। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो लड़का किस हिम्मत से इतने दिनों से बोरिंग काम को कर रहा है। पर काओ के अंदर आग थी और उसके हाथ में एक ऐसा कार्ड था जो कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। काओ घर लौटता है। उसके माँ बाप उसके लिए चिंतित होते हैं। उन्हें लगता है कि डंजन जाने के चक्कर में उसकी पढ़ाई खराब हो रही है, पर काओ उन्हें यकीन दिलाता है कि मैं ठीक हूँ। उसकी मुस्कुराहट में थोड़ी थकान और थोड़ी सी छुपी हुई सच्चाई होती है। रात को जब वो नहा रहा होता है, उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या मुझे कार्ड का यूज कर लेना चाहिए। उसे लगता है कि अगर उसने यूज किया तो वो डीपर फ्लोर एक्सप्लोर कर पाएगा, लेकिन फिर सोचता है कि अगर बेच दिया तो जिंदगी सेट हो जाएगी। हर वो चीज खरीद पाऊंगा जो कि अभी तक सिर्फ एक ख्वाब थी। अगली सुबह उसकी मुलाकात होती है एक क्लासमेट से, पूरा। दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। पूरा कैजुअली पूछती है कल रात देर से आया था, कहाँ पर गए थे तुम। काओ झूठ बोल देता है, दोस्तों के साथ शहर घूमने गया था। वो हंसते हंसते बात को टाल देता है। फिर रास्ते में उसकी मुलाकात होती है सिंजी और हायो से। काओ तुरंत उन्हें साइड लेकर जाकर कहता है कि पूरा से मत कहना कि मैं डंजन में गया था। दोनों हाँ में सर हिला देते हैं, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पूरा उन दोनों से भी कल की बात पूछ लेती है, लेकिन तीनों के जवाब बहुत ही अलग अलग होते हैं। उसे शक होने लगता है कि काओ झूठ बोल रहा है और सच में डंजन गया था। पर काओ मुस्कुराते हुए सब कुछ झुठला देता है, नहीं, मैं कहाँ डंजन जा पाऊंगा। क्लासरूम में बैठकर काओ एक टॉपिक छेड़ता है, सोचो अगर किसी को रेयर सर्वेंट कार्ड मिल जाए तो क्या करेगा। उसके दोस्त हंसते हुए कहते हैं कि सिंपल है, बेच देना चाहिए। वैसे भी सर्वेंट को सिर्फ डंजन में ही समन किया जा सकता है और कार्ड के समन होते ही उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। काओ उनकी बात ध्यान से सुनता है और वो जानता है कि अगर उसने सर्वेंट को बुला लिया तो वो कार्ड कभी नहीं बेच पाएगा। लेकिन उसके अंदर एक और जज्बा जाग रहा होता है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, बस अमीर नहीं। इसी हिम्मत के साथ वो वापिस से डंजन में जाता है। उसने डिसीजन लिया होता है। वो कार्ड निकालता है और उसे यूज करता है। अचानक उसके सामने एक बड़ी सी एंजल अपीयर होती है। उसका साइज इतना बड़ा होता है कि काओ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंजल उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन तुरंत ही एक चमक होती है और एंजल ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक लड़की में, जो कि अपना नाम बताती है सेल्फी। काओ उसे देखते ही थोड़ा शॉक्ड में आ जाता है। सोचता है ये तो काफी वीक लगती है, क्या मैंने गलती कर दी 1 बिलियन येन का मौका गवाकर। सेल्फी उससे पूछती तुम ठीक हो। काओ झूठी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि हाँ, चलो मॉन्स्टर को हंट करते हैं। वो दोनों डंजन के आगे बढ़ते हैं। सेल्फी तुरंत एक स्लाइम को सेंस कर लेती है। काओ अपना स्प्रे निकालता है, लेकिन फिर रुक जाता है। कहता है तुम मारो इसे, मैं तुम्हारा पावर देखना चाहता हूँ। सेल्फी अपने मैजिक यूज करती है, डिवाइन लाइटनिंग। 1 सेकंड में ही स्लाइम खत्म हो जाता है। काओ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 10 बैटल पॉइंट्स है, लेकिन सेल्फी की 170, मतलब कि वो 17 गुना ज्यादा पावरफुल है। सेल्फी कहती है मुझे भूख लगी है। काओ समझ जाता है कि वो स्लाइम के कोर को खाना चाहती है। वो उसे कोर दे देता है और वो बिना
कुछ कहे खा जाती है। थोड़ी देर के बाद वो फिर से स्लाइम को सेंस कर लेती है और अटैक करने के लिए दौड़ती है, लेकिन काओ उसे रोक लेता है। रुको, अगर तुम मारोगी तो कोर को खा जाओगी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तुम मुझे बताना कि कहाँ कहाँ पर स्लाइम है और मैं स्प्रे से मार दूंगा। इस तरह दोनों मिलकर काम करते हैं एक टीम की तरह। काओ ने आखिरकार लेवल को अप कर लिया होता है और उसे एक नई स्किल मिलती है, स्लाइम स्लेयर। इस स्किल के चलते वो जब भी स्लाइम से लड़ता है उसके सभी स्टेट्स 50% तक बढ़ जाती हैं। लेकिन काओ थोड़ा उदास हो जाता है, बस स्लाइम्स के लिए ही ये क्या काम की। सेल्फी उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है, तुमने फाइनली एक स्किल को अर्न किया और ये बहुत ही बड़ी बात है। उसकी बात सुनकर काओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, शायद से किसी ने उसे पहली बार इतना अप्रिशिएट किया हो। काओ घर लौटने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले सेल्फी से वादा करता है, मैं तुम्हें फिर से जरूर बुलाऊंगा, और एक कमांड देता है वापस कार्ड में। सेल्फी हल्की से मुस्कुराहट के साथ कार्ड के अंदर समा जाती है। अगले दिन काओ रिसेप्शनिस्ट आया के पास जाता है। वो उसके पास लाई हुई स्लाइम कोर को देखकर हैरान हो जाती है, इतने सारे कोर्स, ये तो एक दिन में स्लाइम्स हंट करने का रिकॉर्ड है, और बताते कि रात के समय ये कोर्स 15,000 येन में बिकते हैं। काओ सोचता है कि सेल्फी बहुत ही पावरफुल है, अगर वो साथ हो तो मैं सेकंड फ्लोर पर जा सकता हूँ। लेकिन उसके दिमाग में एक डर भी होता है, अगर वहाँ पर गोब्लिन हुआ तो। उस रात उसे नींद में एक सपना आता है। उस सपने में वो देखते है कि एक लेजेंडरी हीरो कैप्टन कोगी, एक ऐसा इंसान जो कि डंजन के सबसे गहरे हिस्सों तक गया हुआ है। उसकी हिम्मत और समझदारी के लिए सब उसकी तारीफ करते थे। काओ के अंदर एक छुपी हुई ख्वाहिश जागती है, मैं भी वैसे हीरो बनना चाहता हूँ। अगली सुबह वो सेल्फी के साथ सेकंड फ्लोर के लिए निकल पड़ता है। डंजन का माहौल और हवा बदल जाती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। सेल्फी तुरंत समझ जाती है, सब ठीक है। काओ बस कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। सेल्फी उसकी हाथ पकड़ लेती है और उसकी थरथराहट कम हो जाती है। वो मुस्कुराता है, थैंक्स। उसका दिमाग फ्लैशबैक में चला जाता है 2 साल पहले जब वो पहली बार सेकंड फ्लोर पर आया था। वो वापस से भाग गया था। तभी सेल्फी एक गोब्लिन होने का एहसास करती है। काओ फिर से घबरा जाता है और भागने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में कैप्टन कोगी का चेहरा आता है। डर के आगे जीत है। वो खुद को थप्पड़ मारने लगता है। सेल्फी हैरान हो जाती है, ये तुम क्या कर रहे हो? काओ कहता है, बस अपने आप को ही पंप कर रहा हूँ। दोनों चुपके से गोब्लिन के पास जाते हैं। काओ कहता है, सेल्फी तुम ही मार दो इसे, मैं नहीं मार सकता। सेल्फी डिवाइन लाइटनिंग कास्ट करने के लिए जा रही होती है, लेकिन काओ रोक देता है, नहीं मैं खुद मारूंगा। लेकिन जैसे ही वो गोब्लिन के सामने आता है उसके पैर फिर से कांपने लगते हैं। वो सेल्फी से कहता है कि अगर मैं मुश्किल में पड़ जाऊं तो हेल्प करना। वो स्वॉर्ड से अटैक करता है लेकिन मिस हो जाता है। गोब्लिन उस पर चार्ज करता है। काओ अपना शील्ड निकाल कर ब्लॉक करता है। गोब्लिन पीछे हट जाता है। काओ फिर से अटैक करता है लेकिन गोब्लिन उसका स्वॉर्ड गिरा देता है। जब गोब्लिन उस पर जंप करता है तो काओ तुरंत अपना स्प्रे यूज करता है और उसकी आंखों में स्प्रे कर देता है, ब्लाइंडनेस कर देता है पूरा। फायदा उठाते हुए काओ अपना स्वॉर्ड उठाता है और वो फ्रीजिंग मूव करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन एक पत्थर पर पैर फिसल जाता है। लेकिन गिरते गिरते भी उसका स्वॉर्ड डायरेक्ट गोब्लिन के चेस्ट में लगता है और गोब्लिन गिर जाता है। काओ जीत जाता है। काओ रो पड़ता है, आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। सेल्फी मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन फिर सोचती है अगली बार हेल्प कर देनी चाहिए थी। काओ फिर से लेवल अप करता है और हैरान हो जाता है, 1000 स्लाइम्स मारे तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक गोब्लिन ने मुझे लेवल अप करवा दिया। उसके चेहरे पर एक ऐसा जज्बा होता है, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। काओ एक नई स्किल सीखता है जिसका नाम होता है गोब्लिन स्लेयर। ये स्किल उन लोगों को मिलती है जो कि अपने अंदर के गोब्लिन के डर को हराकर खुद एक गोब्लिन को मार देते हैं। इस स्किल की वजह से गोब्लिन से लड़ते वक्त उसके स्टेट्स 10% तक बढ़ जाते हैं। लेकिन ये स्किल टेम्परेरी होती है क्योंकि ये उसका थोड़ा सा लक था। फाइट के दौरान वो और भी ज्यादा गोब्लिन का शिकार करने लगता है और उसके स्टेट्स लगातार बढ़े जा रहे होते हैं। काओ सोचता है कि शायद से सेल्फी को डंजन के बारे में कुछ पता हो, लेकिन सेल्फी बताती है कि उसे कुछ खास नहीं पता, बस वो इतना जानती है कि उसे अपने मास्टर के काम आना है। काओ वापस आया के पास जाता है जो कि गोब्लिन के कोर को देखकर हैरान हो जाती है। वो इम्प्रेस्ड होती है कि काओ अपने पहली ट्राई में 4 कोर्स को कलेक्ट कर पाया। अगली सुबह काओ की माँ उसे उठाती है, लेकिन काओ इतना थका हुआ होता है कि हिल भी नहीं पाता। माँ उसे कहती है कि इतना ज्यादा काम मत करो। फिर काओ कुरा से मिलता है जो सोचती है कि उसने डंजन जाकर फाइट की होगी क्योंकि उसका बदन दर्द कर रहा होता है, लेकिन काओ मना कर देता है। वो बताता है कि वो बॉडी बिल्डर जैसा ट्रेनिंग कर रहा है ताकि मसल बढ़ा सके, लेकिन कुरा कहती है कि ऐसा देखने में अच्छा नहीं लगता। स्कूल में वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो गोब्लिन का शिकार करना शुरू कर चुका है, जिसे सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं कि वो एक गोब्लिन को मार पाया। वो थोड़ा नाराज होता है कि सबने उस पर डाउट किया, लेकिन कहता है कि अब उसको अपनी स्किल पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो डंजन के अंदर और भी गहरा जाएगा। काओ लगातार गोब्लिन का शिकार करता है और लेवल 10 तक पहुंच जाता है, लेकिन अपने स्टेट्स में इतनी बढ़ाई देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। उसे एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम होता है गॉड्स ब्लेसिंग, जो कि उन लोगों को दी जाती है जिन्हें देवता प्यार करते हैं। ये स्किल हर बार लेवल अप होने पर स्टेट्स और ज्यादा बूस्ट कर देती है जितना देवता उस पर प्यार करते हैं। काओ खुश होता है कि उसके पास अब एक बहुत ही पावरफुल स्किल आ गई है।
और वो अचानक सेल्फी के सामने झुकता है क्योंकि उसे लगता है कि ये स्किल उसी से जुड़ी हुई है। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला। और सेल्फी को भी खुशी होती है कि उसका एक ऐसा मास्टर है जो कि उसकी बहुत ही परवाह करता है। वो दोनों एक लंबे स्केलेटन के सामने आ जाते हैं। काव सोचते है कि शायद से उस स्केलेटन पर भी उसके गॉडेस ब्लेसिंग का असर हो। सोफी बैरियर बनाती है और स्केलेटन अटैक करता है, लेकिन बैरियर उसे रोक लेता है। काव अपनी नई तलवार से स्केलेटन पर वार करता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता। और वो स्केलेटन कितना मजबूत है ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो सेल्फी से कहता है कि अपनी डिवाइन लाइटनिंग का यूज करे, तो सेल्फी यूज करती है और स्केलेटन को हरा देती है, लेकिन स्केलेटन का सिर्फ एक ही कोर गिरता है। काव थोड़ा निराश होता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई रेयर आइटम मिलेगा। सेल्फी कहती है कि उसे भूख लगी हुई है, तो काव समझ जाता है कि कोर लाल रंग का है, शायद से ये रेयर, और फिर उस कोर को सेल्फी को खिलाने का फैसला करता है। उसके बाद काव आया से कोर की कीमत के बारे में पूछता है, लेकिन आया उसकी कीमत सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। ये कोर 2 मिलियन यन से भी ज्यादा का होता है। सेल्फी नोटिस करती है कि काव थोड़ा सा उदास है। उसे समझ में आता है कि उसने रेड कोर को खो दिया। वो उसे हिम्मत देती है और कहती है कि हार मत मानो, क्या पता अगले किसी ग्लोइंग स्केलेटन से फिर से एक और कोर मिल जाए। रात में काव के दिमाग से वो पैसों का ख्याल जा ही नहीं रहा होता है। वो सोचता है कि उसने कितना बड़ा चांस मिस कर दिया, लेकिन वो ये भी मानता है कि सेल्फी ने उसकी बहुत ही बार मदद की है, इसलिए वो सोचता है कि उसे एक रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। काव जानता है कि सेल्फी से मिलने से पहले वो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वो स्ट्रॉन्ग बन पाया उसकी इसी वजह से। अब उसे लगता है कि वो 3rd फ्लोर पर जाने के लिए रेडी है, लेकिन उसके दिमाग में डर भी होता है वहाँ पर मॉन्स्टर ग्रुप में अटैक करेंगे। अगले दिन वो सेल्फी को बताता है कि कुछ टाइम के लिए वो अकेला लड़ना चाहता है। सेल्फी थोड़ा उदास हो जाती है और वो सोचती है कि क्या उसने कोई गलती की है, क्या अब काव को उसकी जरूरत नहीं है। ये सोच कर उसको बहुत ही टेंशन होती है, लेकिन काव उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका प्लान है कि वो 3rd फ्लोर पर जाए, लेकिन बिना सेल्फी पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हुए वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, लेकिन खुद के दम पर। काव उससे कहता है कि उसे सेल्फी पर पूरा भरोसा है और उसे एक सर्वेंट नहीं बल्कि छोटी बहन की तरह मानता है। ये सुनकर सेल्फी बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि उसे सच में एक बहुत ही अच्छा मास्टर मिला है। तभी अचानक से एक गोब्लिन आ जाता है। काव कहता है कि वो इस बार खुद संभालेगा, लेकिन फाइट के दौरान वो चोट खा जाता है। फिर वो आया के पास जाता है पोशन खरीदने, लेकिन पोशन इतना महंगा होता है कि उसका सारा पैसा ही खत्म हो जाता है। और वो जानता है कि 3rd फ्लोर जाने के लिए नए इक्विपमेंट चाहिए होंगे और मैजिक कोर्स भी कलेक्ट करने होंगे सेल्फी के लिए। अगले दिन वो पहले फ्लोर पर जाता है स्लाइम का शिकार करने। जब वो अपने दोस्तों को अपने प्लान के बारे में बताता है तब कुरा उसकी बात सुन लेती है, लेकिन काव उसे समझा देता है कि वो कुछ और डिस्कस कर रहे थे। काव काफी सारे कोर्स को कलेक्ट कर लेता है और 3rd फ्लोर पर जाने की तैयारी करता है। तभी सेल्फी को एक सिल्वर स्लाइम का प्रेजेंस फील होता है। काव तुरंत स्प्रे गन से उस पर अटैक करता है, लेकिन स्लाइम भाग जाता है। फिर सेल्फी अपनी डिवाइन लाइटनिंग से उसे मार देती है। उस स्लाइम कार्ड से एक डेविल क्लास सर्विंग कार्ड निकलता है। काव सोचते है कि क्या उसे यूज करना चाहिए, लेकिन उसका सपना था कि एक दिन उसके पास एक गुड और एक इविल दोनों हो, तो वो कार्ड यूज करता है। तब एक लड़की सामने आती है, रिया। काव थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि कार्ड पर जो फोटो थी उसे बिल्कुल भी अलग थी। रिया कहती है काव उसका मास्टर बनने के लायक नहीं है। सेल्फी रिया से डर जाती है और काव के पीछे छिप जाती है। फिर वो रिया से कहती है कि मास्टर की रिस्पेक्ट करो, लेकिन रिया बताती है कि उसका ऐसा बिहेवियर नॉर्मल है क्योंकि वो एक डेविल है। फिर वो कहती है कि उसे भूख लगी है। काव कहता है कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तभी सेल्फी को पास में एक स्लाइम फील होता है। रिया कहती है कि वो उस स्लाइम को संभाल लेंगी और फिर रिवॉर्ड लेगी। वो अपना स्पेयर समन करती है और एक फायरबॉल शूट करती है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और काव सोचता है कि हाँ ऐसी पावर एक्सपेक्टेड थी क्योंकि उसके पास 130 बैटल पॉइंट्स हैं। स्लाइम से एक कोर गिरता है जो कि काव उसे दे देता है। रिया उसे तुरंत खा जाती है, लेकिन उसके बाद वो और मांगती है। रिया जब दूसरा कोर मांगती है तो काव मना कर देता है, तो वो गुस्से में अपने शिप मोस्टर को बुला लेती है। काव उससे कहता है कि शिप से क्रोसिव ब्रीथ का यूज करवाए। रिया थोड़ी चिढ़ जाती है, लेकिन काव उसे मनाता है और प्रॉमिस करता है कि अगली बार एक और कोर देगा। जब उन्हें एक गोब्लिन मिलता है, रिया शिप का क्रोसिव ब्रीथ यूज करती है जो कि तुरंत गोब्लिन को मेल्ट कर देता है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि देखने वाले भी डर जाते हैं। रिया उस कोर को खाती है और कहती है कि स्लाइम वाले कोर से ज्यादा टेस्टी है। उसका मन होता है कि डंजन की और अंदर जाए, लेकिन काव समझ जाता है कि उससे पहले नए वेपन्स खरीदने होंगे और शायद से रिया थक गई होगी। सेल्फी उससे प्यार से समझाती है काव सिर्फ इसलिए रोक रहा है क्योंकि उसकी परवाह करता है। ये सुनकर रिया मान जाती है और कहती है कि वो कल तक रुकेगी। अगले दिन तीनों 3rd फ्लोर के लिए निकलते हैं। काव बताता है कि उसने एक महंगा क्रॉसबो लिया है, लेकिन रिया उससे कहती है कि असली ताकत प्राइस में नहीं वेपन की क्वालिटी में होनी चाहिए। जब वो 3rd फ्लोर पर पहुंचते तो उन्हें 2 हेलहाउंड्स मिलते हैं। काव उन्हें क्रॉसबो से शूट करता है, लेकिन वो मिस कर देता है और दोनों मॉन्स्टर्स उस पर चार्ज करने लगते हैं। सेल्फी तुरंत बैरियर क्रिएट करती है और यह एक पावरफुल अटैक करके उन्हें उड़ा देती है। काव उसे रिवॉर्ड में एक कोर देता है, लेकिन रिया दोनों कोर मांगती है क्योंकि उसने दोनों हेलहाउंड्स को मारा है। काव उसे मना कर देता है और प्रॉमिस करता है कि अगले मॉन्स्टर के बाद उसे और कोर्स मिलेंगे। रिया मजाक में कहती कि अगर उसने झूठ बोला तो उसे हेल भेज देगी। थोड़ी देर के बाद 2 वाइल्ड बोर्स अटैक करते हैं। रिया फिर से उन्हें ब्लास्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एक बोर बच जाता है और काव की तरफ
तरफ दौड़ता है। काव घबरा जाता है, लेकिन एक एरो फायर करता है जो कि बोर की आंखों में लगता है। बोर रुकता नहीं और काव को गिरा देता है। सेल्फी उसकी हेल्प करने के लिए जाती है, लेकिन तब तक काव दूसरा एरो छोड़कर बोर को हेडशॉट दे देता है और फाइनली उसे मार भी देता है। सेल्फी उसकी तारीफ करती है, लेकिन रिया थोड़ा मजाक उड़ाती हुई कहती है कि वो घबरा गया था। काव हंसकर कहता है कि वो सिर्फ फिसला था, डरा नहीं था। इन सब के बाद काव को रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा नहीं कमा पाया, क्योंकि रिया बार बार उसके सारे कोर्स को खा गई। तभी उसके कान में कुछ लड़कियों की बातें पड़ती है जो कि कह रही होती कि उन्होंने 6th फ्लोर तक रिसर्च किया है, वो भी पार्टी बनाकर। काव सोचता है कि वो भी सेल्फी और रिया के साथ 6th फ्लोर तक पहुंच सकता है। स्कूल में उसके दोस्तों को लगता है कि काव इतना खुश क्यों है, जबकि सब लोग यूनिवर्सिटी के फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस में। काव ने अब तक अपना फ्यूचर प्लान भी नहीं बनाया। पूरा ये सब सुनती है और उससे पूछती कि वो किस यूनिवर्सिटी का सोच रहा है। काव मुस्कुराता है और वो कहता है कि उसकी अब भी यही इच्छा है कि वो उसी कॉलेज में हो जहाँ पर कूड़ा हो। बाद में जब डंजन में मॉन्स्टर का शिकार हो रहा होता है, रिया फिर से सारे कोर्स को खा लेती है। काव सेल्फी से पूछते कि कुछ दिक्कत है, तो सेल्फी हल्के से मुस्कान के साथ कहते कि सब ठीक है। शाम को घर जाकर काव एक इमोशनल मूवी देखता है और उसे लगता है कि कहीं सेल्फी और ये एक दिन लड़ न पड़े। उसके मन में टेंशन आती है और वो डिसाइड करता है कि कल कुछ ऐसा करेगा जिससे कि दोनों के बीच में दोस्ती बनी रहे। अगली सुबह पूरा नोटिस करती है काव ने रात भर नींद नहीं ली है। वो पूछती है कि क्या बात है जो कि उसे परेशान कर रही है। काव उसे सच नहीं बता सकता, तो वो बस कह देता है कि उसके 2 दोस्त नहीं, 2 लड़कियां हैं जिनकी पर्सनैलिटीज बिल्कुल अलग है और उनमें से जो ज्यादा अच्छी है शायद से वो दूसरी लड़की को पसंद नहीं करती। उसने कूरा से पूछा कि कोई तरीका है जिससे कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कूरा उससे कह देती है कि सबसे पहले उसे अच्छी लड़की से बात करके समझना चाहिए कि वो क्या महसूस करती है। डंजन में काव सेल्फी को बुलाता है और उससे डायरेक्टली पूछते है कि रिया से नफरत क्यों है। सेल्फी बताती कि पहले वो उससे डर गई थी, लेकिन अब उसे थोड़ा सा पसंद करने लगी है। काव उसे समझाता है कि उसकी फीलिंग समझना चाहता है, क्योंकि सेल्फी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब सेल्फी फाइनली कह देती कि एक बात उसे चुभ रही थी और ये होती है कि काव रिया के साथ कुछ ज्यादा ही काइंड बन गया है। वो कहती कि रिया को सबसे ज्यादा कोर्स मिलते हैं और जब से वो यहाँ पर आई है तब से काव उसे कम बात करता है। काव उसे समझाता है कि वो इस बात पर काम करेगा और थिंग्स बैलेंस करेगा। जब वो डंजन के डीपर फ्लोर पर जा रहे होते, काव सेल्फी की तारीफ करता है, लेकिन इस बात से रिया जेलस हो जाती है और वो भी चाहती कि उसकी तारीफ हो। सेल्फी एक वाइल्ड बोर को हराकर लेवल अप करती है और खुशी खुशी क्रेडिट काव को देती है। जब 3 हेलहाउंड्स अटैक करते हैं, काव उससे कहती है कि वो ही उन्हें संभाले ताकि वो देख सके कि सेल्फी कितनी स्ट्रॉन्ग बन गई है। सेल्फी अपनी डिवाइन लाइटनिंग से तीनों को एक ही बार में खत्म कर देती है और जब एक और बोर उनकी तरफ आता है, वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर बनाती है। काव रियलाइज करता है कि अब उसका बैरियर और ज्यादा पावरफुल हो गया है। जब रिया उस बोर को खत्म करने के लिए जा रही होती है तो काव उसे रोक लेता है और खुद एरो से उसे मार देता है। इस बार वो दोनों कोर्स सेल्फी को देता है और रिया को कुछ भी नहीं, क्योंकि वो फाइट में एक्टिव नहीं थी। सेल्फी और कोर्स मांगती है और काव समझ जाता है कि लेवल बढ़ाने के बाद उसकी भूख भी बढ़ गई है। काव पहले फ्लोर पर वापस जाता है ताकि स्लाइम्स का शिकार कर सके। जब रिया मदद करने के लिए आती है तो काव मना कर देता है, क्योंकि अगर वो दोनों हेल्प करेंगे तो उसके पास बेचने के लिए कोर्स नहीं बचेंगे। रिया थोड़ी चिढ़ जाती है और कहती है कि अगर उन्हें कुछ भी करने नहीं दिया तो बुलाया ही क्यों। सेल्फी जेंटली कहती है कि उसका काम सिर्फ सपोर्ट करना है। काव अप्रिशिएट करता है कि उनका साथ उसके लिए कितना मैटर करता है और यह डिसाइड करती है कि अगर कुछ नहीं तो कम से कम वो उसके लिए चेयर करेगी। जब वो कोर्स जाया को देता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है। काव अभी भी स्लाइम्स कोर्स ला रहा है। उसे लगा था कि अब तक वो 4th फ्लोर तक पहुंच गया होगा, लेकिन काव जानता है कि उसका इक्विपमेंट अभी वहाँ के मॉन्स्टर के लिए काफी नहीं है, इसलिए ऑनलाइन नए वेपन्स और आर्मर ढूंढता है। लेकिन जब उसे एक सूट पसंद आता है तो उसकी प्राइस को देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। अगली सुबह काव सेल्फी और रिया एक स्पेशल स्लाइम से टकराते हैं। काव कहता है कि इस बार चाहे जो हो इसे हराना जरूरी है। सेल्फी और रिया बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्पेल से उस स्लाइम को चारों खाने चित कर देती है। काव सोचता है कि शायद से इस बार उसे एक नया सर्वेंट कार्ड मिलेगा, लेकिन उसे एक चमत्कार मैजिक ऑर्ब मिलता है। उसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है, क्योंकि अब उसका सपना विजार्ड बनने का सच हो रहा है। वो तुरंत उस ऑर्ब को तोड़कर एक नया वाटर स्पेल हासिल करता है और डिसाइड करता है कि वो इसे एक हेलहाउंड पर टेस्ट करेगा। वो सेल्फी से कहता है कि एक बैरियर बनाए और रिया से कहता है कि तभी इंटरफेयर करे जब जरूरत हो। काव एक वाटर बॉल बनाता है और डायरेक्ट हेलहाउंड के मुंह पर हिट करता है, लेकिन उसे अटैक का कोई असर नहीं होता। हेलहाउंड उन पर झपटता है और रिया उसे तुरंत खत्म कर देती है। काव बहुत ही डिसअपॉइंटेड होता है, उसका स्पेल इतना वीक कैसे हो सकता है, और सोचता है कि शायद से उसे मैजिक और बेच देनी चाहिए थी। रात में उसकी मुलाकात कूरा से होती है और उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसी की वजह से सेल्फी और रिया के बीच की टेंशन दूर हो गई और कूरा थोड़ा समझ जाती है कि ये सवाल शायद से उसने अपने लिए पूछा था, लेकिन काव उसे यकीन दिलाता है कि वो बस अपने दोस्तों की हेल्प चाह रहा था। कूरा अलविदा कहकर चली जाती है, लेकिन काव के मन में एक अजीब सी फीलिंग रह जाती है। क्या कूरा जेलस है? डंजन में काव अपने नए स्पेल पर काम करता है और धीरे धीरे उसे नए शेप्स में बदलना सीखता है, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस के कारण वो थक कर गिर जाता है। जब वो डंजन के बाहर निकलता है तो एक लड़की एरी से टकरा जाती है और एरी उसकी हालत को देखकर समझ जाती
बताती है कि वो ट्रेनिंग कर रहा था और उसे कह देती है कि थोड़ा अपना ख्याल रखे। काओ माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। एरी उसे देखकर सोचती कि वो कितनी मेहनत कर रहा है और अपने साथी मिको को कहती कि उन्हें भी उसकी तरह मेहनत करनी चाहिए। दोनों मिलकर मॉन्स्टर का शिकार करने का प्लान बनाते हैं। दूसरे दिन स्कूल में काओ अपनी क्लास में सोती हुई टीचर से डांट खाता है। जब टीचर पूछती कि वो ट्रेनिंग क्यों कर रहा था तब सब उस पर हंसने लगते हैं। उसके दोस्त उससे पूछते कि वो क्या कर रहा है तो काओ कहता है कि वो अपने वाटर बॉल स्पेल को बेटर बना रहा है जो उसके रेड्स के लिए यूजफुल होगा। तभी कासुरा उसे सुन लेती है और पूछती कि क्या वो सच में डंजन में ट्रेनिंग कर रहा है। काओ तुरंत झूठ बोल देता है कि वो डांस सीख रहा है। कासुरा थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती कि अपना ख्याल रखे। बाद में काओ एक गोब्लिन पर वाटर स्पेल टेस्ट करता है। इस बार वो स्पेल गोब्लिन के मुंह में जाकर उसे डुबो देता है, लेकिन काओ रियलाइज करता है कि वो अभी लेवल 11 पर ही अटका हुआ है क्योंकि थर्ड फ्लोर के मॉन्स्टर से अभी उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिला है। काओ सोचता है कि अब उसे डंजन की और अंदर जाना चाहिए। अगले दिन वो वही महंगा सूट पहनता है जो कि उसने ऑनलाइन देखा था, लेकिन लूरिया उसे देखकर कहती है कि वो लूजर है। काओ बताता है कि ये सूट उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन मटेरियल्स पतला होने की वजह से उसे चोट का दर्द होता है। साथ ही उसने एक ब्रेसलेट भी खरीदा है जो कि उसके स्पेल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, पर अभी तक उसने उसका टेस्ट नहीं किया। जब वो चौथे फ्लोर पर पहुंचते हैं तो सोफी एक डेंजरस मॉन्स्टर के प्रेजेंस को फील करती है और तभी एक जायंट कॉकरोच आ जाता है और दोनों लड़कियां पैनिक में आ जाती है और अपने स्पेल से उस कॉकरोच को उड़ा देती है। जबकि काओ कंफ्यूज रहता है क्योंकि सब उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। 5वें फ्लोर पर पहुंचकर सेल्फी उससे कहती कि बस डर गई थी इसलिए आगे निकल गई। काओ उससे नाराज नहीं होता बल्कि कहता है कि तुम लोगों ने चौथे फ्लोर को एक झटके में क्लियर कर लिया। उसने कॉकरोच के कोर्स को कलेक्ट किया और जब उन्हें गर्ल्स को खिलाता है तो वो दोनों का चेहरा बिगड़ जाता है क्योंकि उनका टेस्ट बहुत ही बेकार होता है। 5वें फ्लोर पर मॉन्स्टर्स सैंड और मंड के बने होते हैं जिनके ऊपर फिजिकल अटैक्स का कोई असर नहीं होता। जब काओ उन्हें मारने की कोशिश करता है तो वो फेल हो जाता है। तब रिया अपने हेल फायर यूज करके उन्हें जला देती है। काओ समझ जाता है कि इस फ्लोर पर उसे लड़कियों की मदद लेनी ही पड़ेगी। आगे बढ़ती हुई सेल्फी एक वॉल के पीछे कुछ मॉन्स्टर्स महसूस करती है। पीछे एक सीक्रेट पैसेज मिलता है जहाँ पर वो सब कुछ संभाल कर चलने लगते हैं। काओ सबको कहता है कि जगह थोड़ी डेंजरस लग रही है, लेकिन तभी रिया एक ट्रैप एक्टिवेट करती है और एक तीर सीधा काओ को लगता है जिससे कि वो दर्द से चिल्ला उठता है। आराम करने के बाद वो सब आगे बढ़ते हैं और एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचते हैं। सेल्फी बताती है कि उसके अंदर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है। काओ दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खुलता। शायद कोई आइटम चाहिए होती है, पर सेल्फी बिना रुके अपने डिवाइन लाइटनिंग यूज करती है और दरवाजे में एक बड़ा होल कर देती है जिससे सब अंदर आ पाते हैं। अंदर उन्हें 2 बॉस मॉन्स्टर मिलते हैं, एक बड़ा ओगरे और एक पावरफुल स्लाइम। सब पहले वो ओगरे को टारगेट करते हैं, लेकिन जब लड़की अपने मैजिक यूज करती है तो कुछ असर नहीं होता क्योंकि वो मॉन्स्टर मैजिक से इम्यून होता है। ओगरे सब पर अटैक करता है, लेकिन सोफी बैरियर बनाकर सभी को बचा लेती है। काओ रिया से कहता है कि स्लाइम का ध्यान रखे और खुद ओगरे पर एरोस चलाता है। तभी उसे समझ में आता है कि ओगरे पर फिजिकल अटैक्स का असर नहीं होता, लेकिन एरोस खत्म हो जाते हैं और स्लाइम भी मैजिक से अनअफेक्टेड रहते हैं, जिससे कि रिया स्ट्रगल करती है। काओ अपना वाटर बॉल का यूज करता है, लेकिन इस बार वो आइस में बदल जाता है। तभी उसे याद आता है कि ब्रेसलेट उसके मैजिक को इनहेंस कर रहा है और वो खुशी से चौंक जाता है। वो तुरंत पानी का गोला बनाता है और सीधा ओगरे पर छोड़ देता है। जैसे ही ओगरे को लगता है सबको समझ में आ जाता है कि ये ट्रिक काम कर रही है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 3 शॉट्स ही बचे होते हैं क्योंकि उसकी माना खत्म हो रही होती है। इस बार वो पानी के गोलों को तेज स्पाइक्स में डाल देता है और सीधा ओगरे के सर को निशाना बनाता है। एक पावरफुल अटैक के बाद ओगरे फाइनली गिर जाता है, उसकी जीत हो जाती है। लेकिन अगला डेंजर अभी भी बाकी था। स्लाइम सीधा रिया की तरफ बढ़ रहा था। वो बिना सोचे समझे उसके सामने आ जाता है और शिल्ड लगा देता है, पर शिल्ड धीरे धीरे पिघलने लगता है। तभी सेल्फी अपने डिवाइन स्पेयर निकालती है और एक जबरदस्त वार करती है, जिससे कि स्लाइम में एक बड़ा होल पड़ जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। तो काओ सोचता है कि पीछे हट जाए, पर फिर उसे कैप्टन कार्डसुरा की बात याद आती है, जो भाग जाए वो हीरो कैसे बनेगा। ये सोच के वो फिर से अटैक करता है। इस बार वो अपने स्प्रे गन्स निकालता है। सेल्फी उसके आसपास बैरियर बनाकर उसकी रक्षा करती है और काओ बिना रुके स्प्रे करता रहता है जब तक कि स्लाइम की हेल्थ 0 नहीं हो जाती। जैसे ही स्लाइम गायब होता है सब लड़कियां खुशी से सेलिब्रेट करती है, पर वो डिसाइड करती है कि काओ घायल हो तो वो तुरंत पोशन पीता है और रिकवर कर लेता है। उस वक्त रिया का लेवल अप हो जाता है और काओ देखता है कि अभी उसका लेवल 15 हो चुका है। अब उसे भी लगता है कि वो भी बाकी एक्सप्लोरर के बराबर आ चुका है। फिर वो मॉन्स्टर के ड्रॉप को चेक करता है। उसे एक रेड कोर मिलता है और मैजिक सोर्ड भी। सोर्ड को देखकर उसे थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि वो ज्यादा किचन नाइफ जैसा लग रहा होता है। वो रेड कोर को बेचने की कोशिश करता है, जो कि पूछती कि उसने ये कहां से पाया। जब वो उसे हिडन डंजन के बारे में बताता है तो वो डिसाइड करती है कि वहां किसी को भेजना
देना पड़ेगा। औरत बताती कि एक स्पेशल मैजिक कोर है जिसका असली वैल्यू अभी भी किसी को नहीं पता। फिर भी वो उसे अच्छे पैसे में खरीद लेती है। वो तुरंत उसे एक इवेंट के लिए इनवाइट करते हैं जिसमें एक्सप्लोरर्स टीम बनाएंगे और 7th फ्लोर को एक्सप्लोर करेंगे। काओ मान जाता है। अगले सीन में काओ क्लासरूम में वापस आता है और दोस्तों के सामने थोड़ा ब्रैग करता है। कहता है कि वो 6th फ्लोर को क्लियर करने ही वाला था ताकि इवेंट में पार्टी ज्वाइन कर सके। जब कूरा सुनती है पार्टी तो वो सोचती है कि कोई डांस पार्टी होने वाली है। सब उसका मजाक बनाकर कहते हैं हाँ वही पार्टी। तो कूरा भी कहते है कि मैं भी चलूंगी। इवेंट का दिन आता है और कई सारे एडवेंचरर्स वहाँ पर पहुँचते हैं। काओ को अरी का ग्रुप मिलता है और वो सोचते हैं कि क्या ये लोग उसकी पार्टी बनेंगे। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कूरा कैप्टन काशी की बेटी है। जब कैप्टन निकलता है तो कूरा उसे बाय करती है और कहती है कि डिनर में जल्दी लौटना। वो हंसकर प्रॉमिस करता है। प्रेजेंट में कूरा सुबह उठती है और स्कूल जाने के लिए निकलती है। सोचती है कि क्या कार्डो फिर से ट्रेनिंग कर रहा होगा। एक्सप्लोरर्स लाइन में लगते हैं। ट्रांसफर गेट एक्टिवेट होता है और काओ अरी के ग्रुप के साथ अंदर चला जाता है। वो खुश होता है कि सब सेफ पहुंच गए क्योंकि उसे ट्रांसफर गेट का थोड़ा डर लगता है। तभी लड़कियां कहती कि हम भी थोड़ा डर रही थी, लगता है कि हम सब एक ही जैसे हैं। वहीं एक आदमी उन्हें 7th फ्लोर की तरफ लेकर जाता है और बताता है कि इवेंट 3 घंटे तक चलेगा। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर दिखाई देता है। तो सब डिसाइड करते हैं कि अपनी जरूरत की चीजों को यहाँ से ले लेते हैं। मिका नोटिस करती है कि काओ का बैग काफी भरा हुआ है तो हैरान होती है कि लड़कियां अपना सामान कैसे लेकर जा रही है। तब लड़कियां उसे मैजिक बैग्स दिखाती है। काओ को विश्वास नहीं हो रहा होता है क्योंकि वो बैग्स बहुत ही महंगे होते हैं। फिर लड़कियां बताते हैं कि उनके माँ बाप ने उनके लिए ये बैग्स खरीदे। तब काओ को समझ में आता है कि ये सब अमीर परिवारों से बिलोंग करती हैं। अरे ये भी नोटिस करती है कि काओ अच्छी तरह से रेडी है तो काओ कहता है कि उसने सब कुछ मेहनत करके खरीदा है। पर मीका उसकी टांग खींचती है। तेरा सूट तो अजीब लग रहा है। अरे उसे रोक देती है। मीका ऐसा मत बोल। वो लोग 7th फ्लोर तक पहुँचते हैं जहाँ पर मीका बताते कि यहाँ गोलेम होते हैं। तभी उनका सामना होता है एक ग्रुप से जिनका नाम होता है कस्टोडियन ग्रुप्स। ग्रुप्स का लीडर उनका वेलकम करता है और इवेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता है। अरी को खुशी होती है कि कस्टोडियंस डंजन को क्लीन रखते हैं। काओ सबसे उनके लेवल के बारे में पूछता है। कहता है कि वो लेवल 16 पर है। अरी कहती कि वो उससे 2 लेवल ऊपर है यानी कि 18 लेवल पर है और उसकी सहेलियां अभी भी 15 लेवल पर ही हैं। मिकू बताते हैं कि अरी के पास माना काफी ज्यादा है इसलिए वो पावरफुल है। तभी एक स्टोन गोलेम सामने आ जाता है और अरी बिना रुके उस पर अटैक कर देती है और उसे बीच से काट देती है। काओ बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाता है लेकिन अगला डेंजर ब्रोंज गोलेम की फॉर्म में होता है। अरी तुरंत अर्थवेव नाम का स्पेल यूज करती है जिससे कि गोलेम हिल भी नहीं पाता। मीका अपने सर्वेंट स्नेच को समन करती है जो जाकर गोलेम को स्क्रैच करता है। फिर अरी फायर बोल्ट छोड़ती है जिससे कि गोलेम जल जाता है और लास्ट अटैक अरी का ही होता है। एक जबरदस्त वार के साथ गोलेम की हेल्थ 0 हो जाती है। काओ लड़कियों से कहता है कि तुम सब तो कमाल के हो। पर तभी एक और बड़ा डेंजर आता है। आयरन गोलेम वो सीधा अरी पर अटैक करने आता है। अरी उसे बचाने के लिए सामने आ जाती है और पूरी ताकत से उस पर वार करती है पर उसका आर्मर इतना टफ होता है कि कुछ असर नहीं होता। हक्का फायर बोल्ट यूज करती है लेकिन गोलेम उससे भी बच जाता है और मीकू स्नेच ऑर्डर देती है फाइट करने का। पर स्नेच का अटैक काम नहीं करता और उसे चोट लग जाती है। काओ सोचता है कि उसे आयल को समन कर लेना चाहिए पर उसके हाथों से मैजिक सोड गिर जाता है। तब रिवील होता है कि उसने पहले ही जान लिया होता है कि ये सोड उसी टाइप का डैमेज करता है जो कि उसके यूजर इमेजिन करता है। तो काओ प्लान बनाता है और अरी से कहता है कि अर्थवेव लगाओ। जैसे स्पेल लगता है काओ गोलेम के पीछे दौड़ता है और उसे सोड घुसा देता है। वो इमेजिन करता है कि उसका सोड गोलेम को तोड़ देने की ताकत रखता है और एकदम से गोलेम गायब हो जाता है। काओ को समझ में आता है कि उसने उसे हरा दिया। इवेंट के बाद लड़कियां काओ को देखकर बहुत ही इम्प्रेस होती है। तुमने तो गोलेम को मैजिक सोड से ही हरा दिया। काओ उन्हें सोड के बारे में बताता है कि ये मुझे एक मोस्टर को हराने के बाद मिला था और स्नेच भी कमाल का है। मीका से बात करते हुए काओ कहता है कि उसने कभी किसी मूवी में स्नेच जैसे सर्वेंट को नहीं देखा। तब मीका बताती है कि सर्वेंट्स कैमरा में दिखाई नहीं देते और काओ सोचता है कि इसलिए तो गिल्ड को रिया और सेल्फी के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो मीका से पूछते हैं कि तुम स्नेच को छुपा रही हो क्या। तब मीका बताती है कि उसने स्नेच को एक नीलामी से खरीदा था और वो गिल्ड में रजिस्टर भी करवा दिया है इसलिए सबको उसके बारे में पता है। अरी काओ से पूछती है कि तुम हमारे पार्टी में फिर से शामिल होना चाहोगे। हम अगले ट्रांसफर गेट तक जाना चाहते हैं जो कि 11th फ्लोर पर है। काओ थोड़ा हिचकिचाता है। मुझ में क्या खास बात है, मैं तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। लेकिन लड़कियां मुस्कुराते हुए कहती कि वो सब मैटर नहीं करता, हमें तुम्हारा साथ पसंद है। अरी पूछती है क्या तुम्हारे पास अपनी कोई पार्टी नहीं है। काओ बताता है कि मैं किसी एक्सप्लोरर के साथ काम नहीं करता पर मेरे साथ एक गॉड और एक डेविल हमेशा होते हैं। लड़कियां बहुत ही कंफ्यूज होती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो क्या कह रहा है। काओ सोचता है कि अगर उसने रिया और
सेल्फी के बारे में बता दिया तो लोग उसे अजीब समझेंगे, क्योंकि दोनों सर्वेंट्स बहुत ही यंग दिखती है। इसलिए वो कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं किसी से बात करना चाहता हूँ। और ये उसकी सिचुएशन समझ जाती है, ठीक है अपना टाइम ले लो। जिसके बाद काओ अपने कॉन्टैक्ट लेंस को पहनता है, जिसके थ्रू वो हर चीज के स्टेट्स को देख सकता है। फिर वो वापस डंजन में जाता है और रिया और सेल्फी को समन करता है, पर दोनों नाराज लगती है क्योंकि काओ ने उन्हें यूजुअल टाइम पे नहीं बुलाया। काओ समझाता है कि मैं बिजी था। वो उन्हें अरी के ग्रुप के बारे में बताता है, लेकिन रिया और सेल्फी कहती है कि तुम्हें उनके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है जब हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि काओ कूरा के साथ होता है। कूरा पूछती है कि सैटरडे को फ्री हो, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। काओ हाँ बोलता है और कूरा अपनी एक फ्रेंड से मिलवाती है और दोनों चलती है। तभी सिंजी और हाओ काओ को देखते हैं और टीज करते हैं, डेट पर जा रहे हो क्या? काओ हंसते हुए कहते हैं कि नहीं यार, बस शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। फिर उसके फ्रेंड्स उसके इवेंट के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि मैं 3 लड़कियों के साथ एक पार्टी में था जो कि मेरी ही एज की है, और उसके दोस्त बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्सप्लोरर बनना तो सच में बहुत ही मजेदार है, और वो डिसाइड करते हैं कि वो भी डंजन वापस जाएंगे। बाद में वो कूरा के साथ मॉल में जाता है। फिर काओ और कूरा एक मॉल में एड को देखते हैं जिसमें मैजिक कोर्स के बारे में होता है। कूरा नोटिस करती है कि काओ ध्यान से सुन रहा होता है, तो वो कहती है कि आज के दिन डंजन के बारे में मत सोचना। फिर वो उसे याद दिलाती है कि तुम्हें याद है लास्ट टाइम हम कब बाहर गए थे? काओ स्माइल करता है, हाँ जब हम छोटे थे और तुम्हारे पापा भी साथ थे, मजा आया था बहुत। कूरा नए कपड़े ट्राई करती है और हर बार काओ से पूछती है कि काओ हर बार वही कहता है, तुम पर तो सब बहुत ही अच्छा लगता है। कूरा उससे पूछती है कपड़ों में उसे कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है। काओ मुस्कुराता है और कहता है जो तुम पहनी हो वही, और ये सुनते ही कूरा डिसाइड करती है कि वो वही खरीदेगी। शॉपिंग के बाद दोनों बाहर निकलते हैं और कूरा कहती है कि उसका मन तो बोट राइड करने का है। काओ उसके साथ चला जाता है, लेकिन बोट में बैठकर उसे महसूस होता है कि आसपास सब कपल ही है, जैसे वो लोग भी डेट पर हो। फिर भी वो सोचते हैं कि कूरा तो कभी मुझे डेट करेगी ही नहीं। कूरा नोटिस करती है काओ का बॉडी थोड़ा फिट लग रहा है और वो समझ जाती है कि ये सब उसकी ट्रेनिंग का रिजल्ट है। फिर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि आज तो बहुत ही अच्छा दिन था। दिन ढलने लगता है और दोनों स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहाँ पर वही मैजिक कोर वाला एड फिर से दिखाई देता है। काओ उस एड को घूरता है और कूरा की माँ को अपने बच्चों के साथ देखकर कहती है कि चलो कहीं और चलते हैं घर जाने से पहले। वो दोनों गिल्ड के पास जाते हैं जहाँ से डंजन बहुत ही नजदीक होता है। कूरा सोचती है कि शायद से उसका फादर अभी भी डंजन के अंदर है। उसे वो दिन याद आता है जब उसके पापा ने प्रॉमिस किया था डिनर के लिए, पर वो कभी वापस नहीं आए। कूरा काओ से कहती कि आज का दिन मजेदार था, पर अब मुझे चलना चाहिए। जाते वक्त काओ हल्का सा कह देता है मैं तुम्हारे पापा जैसा हीरो बनना चाहता हूँ, पर जब कूरा पलट कर देखते तो काओ अनजान बन जाता है, जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं। सीन वापस से डंजन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर काओ अपना नया अटैक ट्राई करता है। वाटर बॉल को एक सोर्ड के साथ मिलाकर एक फ्रोजन ब्लेड बनाता है, जिससे कि ओगुलेम को हराता है। सोफी उसकी टेक्निक को देखकर बोलती कि वाह कूल था, लेकिन रिया तुरंत समझ जाती है कि काओ लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और काओ बहुत ही हैरान हो जाता है कि रिया ने कैसे समझा। सेल्फी थोड़ा डाउट से पूछती क्या तुम सच में दूसरे पार्टी के साथ जाना चाहते हो? क्या तुम हमारे साथ खुश नहीं हो? रिया नाराज हो जाती है क्योंकि काओ ने उसको कम खिलाना शुरू कर दिया है। तब काओ कहता है कि मैं पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन सेल्फी फिर से अपना डिसीजन बदलती है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, बताओ क्यों जाना चाहते हो? काओ बताता है कि अरी और उसके फ्रेंड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उनके साथ रहकर वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है। तब वो डिसाइड करता है कि सिर्फ वीकेंड्स में ही उनकी पार्टी को ज्वाइन करेगा। घर लौटकर काओ थोड़ा नर्वस महसूस करता है क्योंकि उसका मन है कि अरी को कॉल करने का, लेकिन उसे कॉल आता है कूरा की तरफ से। काओ सोचता है कि अब ये क्या चाहती है, लेकिन कॉल पर वो कैजुअली पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया किसी नर्वसनेस को दूर करने का? मेरा एक फ्रेंड है सिंह, एक लड़की को कॉल करने में बहुत ही डरता रहता है। कूरा थोड़ा सोचकर एक इंसिडेंट बताती है कि एक बार मैं भी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए नर्वस थी, तब पापा ने मुझे पोक किया था और मैं भी मुस्कुरा गई थी, फिर सब ठीक हो गया। काओ हंसकर कहता है अच्छा आइडिया, मैं भी ट्राई करूंगा। कूरा समझ जाती है कि एडवाइस उसके लिए थी, सिंह के लिए नहीं, और वो हल्की सी उदासी के साथ गुड नाइट कहती है क्योंकि वो खुद काओ से पूछना चाहती थी, पर अब थोड़ा वो जेलस महसूस कर रही होती है। दूसरी तरफ अरी ट्रेनिंग कर रही होती है और तभी काओ उसे कॉल करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ, पर सिर्फ वीकेंड्स पे। अरी कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि जब सब लोग स्कूल होते हैं वीकेंड्स में, इसलिए उनका डंजन जाना वैसे भी वीकेंड्स तक ही सीमित है। अगले दिन पूरी टीम डंजन में होती है। काओ जकारी को कहते है कि वो अर्थ वाली वेव का यूज करे और मिकू को बोलता है कि स्नेच को बुलाए ताकि वो गुलेम को डिस्ट्रैक्ट कर सके। काओ अपनी आई शॉट का यूज करता है और 2 गुलेम को तुरंत ही खत्म कर देता है। बाकी का काम लड़कियां पूरी करती है और सब उसकी फाइटिंग स्किल से काफी इम्प्रेस होते हैं। आरी नोटिस करती है कि उसके दिए गए इंस्ट्रक्शन बिल्कुल प्रेसिस थे। इससे लगता है कि वो नॉर्मली अकेले ही एक्सप्लोर नहीं करता। तभी उसका पेट गुर गुर करता है और सब लोग लंच के लिए रुक जाते हैं। काओ उनका लंच देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। सब कुछ इतना फैंसी होता है कि उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग किसी और ही लेवल पर हैं। अगले दिन वो लोग 8th फ्लोर
फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं और काओ लाइफ जैकेट पहना होता है। अरी थोड़ा टाउट करते हुए पूछती है कि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती क्या? काओ बताता है कि इस जगह पर पानी वाले मॉन्स्टर होते हैं और कई जगह पर सबमर्ज्ड है, तो वो बस प्रिपेयर्ड रह रहा है। साथ ही वो कहता है कि लाइफ जैकेट में मैजिक रेजिस्टेंस भी होती है। स्नेच आगे चलता है और एक एनिमी डिटेक्ट करता है। एक एक्सोलोन लैब उसके सामने आता है और एक एसिड स्प्रिट करता है जो सीधा काओ के जैकेट पर गिरता है और उसका जैकेट तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। काओ अब भी यकीन नहीं कर पाता है कि उसका जैकेट चला गया। तभी मॉन्स्टर एक और अटैक करता है जिससे वो मुश्किल से डोज करता है और मिका अपनी क्रॉसबो से उसे उड़ा देती है। आगे बढ़ने पर एक और ग्रुप मॉन्स्टर से टकराता है और एक और क्यूपिड चियो को पकड़ लेता है और उसे पानी में फेंक देता है। चियो पैनिक करता है लेकिन अरी चिल रहते हुए कहती है कि बस खड़े हो जाओ। तब सब रियलाइज करते हैं कि चियो को सच में स्विमिंग नहीं आती। जैसे ही उनका ग्रुप एक स्वन और फिश से लड़ता है, काओ की गन का एमो खत्म हो जाता है। तब वो अरी का वेपन कॉपी करता है अपने स्किल से और फिश को काटना शुरू कर देता है। पूरा ग्रुप फिश को मार देता है लेकिन काओ का माना खत्म हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो अरी के गोद में। वो तुरंत ही उठ जाता है और थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। उसे पता चलता है कि उसका मन रिकवर हो चुका है और अरी बताते कि उसने उस पे एक मैजिक पोशन यूज किया। काओ सॉरी फील करता है क्योंकि वो पोशन शायद से काफी महंगा होगा, लेकिन अरी कहती है कि इट्स ओके, हम एक पार्टी हैं, दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। मिका बताते कि उन्होंने फिश से काफी वैल्यूएबल कोर्स भी कलेक्ट कर लिए। तभी स्नेच कुछ महसूस करता है। एक जाइंट डायनासोर बॉस मॉन्स्टर सामने आता है। काओ तुरंत कहता है कि सब पीछे हटो। ग्रुप भागना शुरू कर देता है लेकिन मॉन्स्टर उनका पीछा करता है और एग्जिट के पाथ पर बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं। काओ कहता है कि लड़ना तो पड़ेगा। वो सबको बताता है कि कैसे अटैक करें, लेकिन जब सब उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। काओ मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है और उसके पीछे से जाकर स्वॉर्ड से स्टैब कर देता है, लेकिन उसे लगता है कि ये काफी डैमेज नहीं दे रहा है। इसी बीच अरी मॉन्स्टर की बैक पर चढ़ जाती है और उसके हेड पर स्ट्राइक करती है, लेकिन अटैक इफेक्टिव नहीं होता और मॉन्स्टर उसे जमीन पर फेंक देता है। काओ तुरंत उसके पास जाता है लेकिन अरी कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे हीरो बनना है। काओ को लगता है कि सिचुएशन काफी खराब हो रही है तो वो सोचता है कि उसे सेल्फी और रिया को बुला लेना चाहिए। मॉन्स्टर बाकी दोनों लड़कियों पर अटैक करने वाला होता ही है कि तभी काओ अपना क्रिस्ट एक्टिवेट करता है और सेल्फी और रिया तुरंत अपीयर हो जाती है। वो उनसे माफी मांगता है कि उन्हें बिना बताए तुरंत बुलाना पड़ा, लेकिन कहता है कि बॉस को हराना जरूरी है। दोनों अपने पावरफुल स्पेल का यूज करती है और मिलकर उस जाइंट बॉस को खत्म कर देती है। काओ उनका शुक्रिया अदा करता है लेकिन रिया थोड़ी जेलस हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि काओ दूसरी लड़कियों के साथ ज्यादा टाइम बिता रहा है। तब मिका आगे बढ़कर सोफी को हक कर लेती है और उसे क्यूट कहकर और अरी और रिया को पसंद करने लगती है। काओ उन सभी से माफी मांगता है कि उसने इन सर्वेंट्स के बारे में अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन मिका कहती है कि इस नए रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए सबको एक साथ बाथ लेना चाहिए। सब एक साथ बाथ हाउस आ जाते हैं जहाँ पर अरी अमेज्ड रहती है ये देख कर कि काओ के पास एक एंजल और एक डीमन सर्वेंट दोनों हैं। लड़कियां आपस में काफी कंफर्टेबल हो जाती है और काओ उनसे थोड़ा अलग स्नेच के साथ चुप कर बैठा होता है। उसके बाद अरी और मिका घर लौट जाती है और काओ अरी के साथ अकेला रह जाता है। वो सोचता है अरी के हीरो बनने की चाह के बारे में, तो अरी उसे बताती है कि उसने बचपन से ही हीरो बनने का सपना देखा था। उसने अपने फादर से बचपन में पूछा था कि स्ट्रॉन्ग बनना क्यों जरूरी होता है, तो उसके पापा ने जवाब दिया था कि ताकि हम उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके जिनको हम प्यार करते हैं, और जो लोग ये कर पाते हैं वही असली हीरो होते हैं। यही वजह थी कि अरी ने डंजन एक्सप्लोर बनने का फैसला किया। वो उसे बताते कि उसकी यूनिवर्सिटी में ओपन वीकेंड और उसमें इनवाइट करती है, वो भी चले। काओ अपने दोस्तों को बताता है लेकिन वो लोग सजेस्ट करते हैं कि काओ के साथ जाना चाहिए। उसे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन तभी काओ और उसकी फ्रेंड्स उसकी बात सुन लेती है। तो हिम्मत करके काओ से पूछते क्या उसके साथ ओका यूनिवर्सिटी चलेगी। पूरा बहुत ही खुश हो जाते ये सुनकर कि काओ उसकी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट ले रहा है और वहाँ कह देती है। उसके दोस्तों ने पहले ही प्लान बना लिया होता है कि वो बिजी होने का ड्रामा करेंगे ताकि काओ और कुरा को अकेला वक्त मिल सके। वीकेंड आता है और काओ बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाता है जब वो देखता है कि कुरा ने वही आउटफिट पहना होता है जो उसने सिलेक्ट किया था। वो दोनों ट्रेन लेकर ओका यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। ट्रेन में कुरा उसे थोड़ा पास बैठने के लिए कहती है और उसे थैंक यू बोलती है इवेंट के लिए इनवाइट करने के लिए। काओ जानता है कि कुरा हमेशा से कैंपस देखना चाहती थी, लेकिन अब वो खुश है कि उसके साथ रह पा रही है। काओ के दिमाग में ये चल रहा होता है कि शायद से ये डेट कैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि शायद से कुरा उसके लिए कुछ फील नहीं करती। कुरा बहुत ही एक्साइटेड होती यूनिवर्सिटी देखकर, लेकिन तभी काओ के फ्रेंड्स सच में आ जाते हैं। काओ बहुत ही हैरान होता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि वो लोग दूसरी यूनिवर्सिटीज में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो बस इवेंट देखने के लिए आए हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। काओ एक एक्सप्लोरर एड देखता है और कुरा से पूछता है कि क्या उसे अफसोस हो रहा है कि वो डंजन में रही है, लेकिन काओ कहता है कि उसे खुशी है कि वो कुरा के साथ टाइम बिता पा रहा है और आज के लिए वो डंजन को भूलना चाहता है। वो सब एकेडमी पहुंचते हैं और काओ के दोस्त कैंपस को देख कर कहते हैं कि ये जगह कितनी सुंदर लग रही है। कुरा काओ को चेरी ट्रीज के बारे में बताती है कि जब वो यहाँ पर इनरोल करेंगे तो वो चेरी ब्लॉसम के नीचे वॉक करेंगे। काओ उस खूबसूरत पल का ख्याल करता है जो कि कुरा के साथ बिताएगा, लेकिन कुरा उसके
के अजीब बिहेवियर को महसूस कर लेती है। काओ सोचता है कि अभी सपने देखना जल्दी होगा, उसे अपने ग्रेड्स प्रूफ करने हैं और रिसेप्शन एरिया में पहुंचता है जहाँ पर अरी उसका इंतजार कर रही होती है। वो काओ के दोस्तों से पूछती है और वो जल्दी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। अरी सोचती है कि क्या कूरा काओ की गर्लफ्रेंड है और काओ समझाता है कि वो सिर्फ दोस्त हैं। अरी कहती है कि वो कैंपस घूम सकते हैं और बाद में उन्हें टूर भी देगी, फिर वो चले जाते हैं। अरी कहते वक्त कूरा को बहुत ही अजीब लगता है और वो सोचती है कि उसके दिल को थोड़ा सुकून क्यों मिला। काओ के दोस्त अरी के बारे में पूछते हैं और वो बताता है कि वो डंजन में मिले थे और अरी ने उसे इवेंट के बारे में बताया था। लेकिन कूरा थोड़ी परेशान नजर आती है क्योंकि अरी ही वजह है कि काओ कैंपस आया। वो उसे याद दिलाते कि वो डंजन के बारे में नहीं सोचेगा। काओ के दोस्त उसे खींच कर लेकर जाते हैं और वो कहते कि वो फूल लेने के लिए जा रहे हैं। वो उससे पूछती क्या उसने अरी के साथ पार्टी बनाई है और वो जलन में है कि अरी ने उससे मुलाकात की। लेकिन वो जानते हैं कि कूरा उसके लिए फिक्रमंद है क्योंकि वो बार बार डंजन जाता है। वो उसे समझाते कि कूरा के सामने अपनी बातें संभाल के रखे। वो ऑडिटोरियम देखने के लिए जाते हैं और उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि ये कितना बड़ा है। कारू बताते हैं कि स्टूडेंट्स टैबलेट से क्लास अटेंड करते हैं। काऊ रेफ्रिजरेटर देखता है जिसे देखकर उसे डंजन वाले डिवाइसेस याद आ जाते हैं, लेकिन उसके दोस्त इसे बेवकूफ कहकर चुप करवा देते हैं। वो दूसरे फैसिलिटीज भी चेक करते हैं और वो सोचते हैं कि ये सब कितना परफेक्ट है। लेकिन काऊ के दोस्त सोचते हैं कि उनके ग्रेड्स यहाँ इनरोल होने के लिए काफी नहीं है। काऊ भी सोचता है कि वो भी अंडर अचीवर है, इसलिए वो मेहनत करेगा क्योंकि वो कूरा के साथ इसी स्कूल में पढ़ना चाहता है। लेकिन दोस्त पूछते हैं कि ट्यूशन फीस कैसे भर पाएगा, वो बहुत ही महंगी है। वो बताते हैं कि वो डंजन एक्सप्लोर करेगा पैसा कमाने के लिए, लेकिन फिर कूरा सुन लेती है, इसलिए वो कहता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करेगा। फिर वो फिर से कूरा के साथ एक खूबसूरत पल का ख्याल करता है। लेकिन तब अरी और मिकू आ जाते हैं और वो दोनों को अपने दोस्त से मिलवाता है। कूरा पूछती कि वो दो लड़कियां उससे कैसे मिली और वो झूठ सोचता है क्योंकि सच नहीं बता सकता। लेकिन लड़कियां बता देती है कि वो डंजन में मिली है तो कूरा उदास हो जाती है। वो पूछती कि वो इतना पेल क्यों लग रहा है। अरी सबको कैफेटेरिया में लंच के लिए इनवाइट करती है और सब एक साथ खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं और काऊ के दोस्त को फूड देखकर लगता है कि काफी टेस्टी है। लेकिन अरी कहती है कि ये काफी सस्ता होता है और ड्रिंक्स का रिफिल भी फ्री में ही है। सब खाना खाना शुरू करते हैं और टेस्ट देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। सभी को लगता है कि ओका एकेडमी बेस्ट है। खाने के बाद कूरा काऊ के साथ सबके लिए ड्रिंक्स लेने के लिए चली जाती है। तब हायाको लड़कियों से पूछते हैं क्या वो किसी एक्सप्लोरर ओगामा को जानता है। लड़कियां बताती है कि उन्हें वो पसंद नहीं है क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर होने के बावजूद काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हायाको उसका फनी इमिटेशन करता है जिसे देखकर सब हंस पड़ते हैं। फिर लड़कियों को पता चलता है कि ये लड़के भी एक्सप्लोरर हैं। हायाको बताता है कि वो लाइसेंस्ड एक्सप्लोरर है लेकिन अब डंजन जाना छोड़ दिया। वो बताता है कि कॉलेज के लेक्चर्स के दौरान वो जानते थे इसलिए तुरंत बातें मिस कर दी। एक बार उसने एक पोशन यूज किया था लेकिन उसका इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि अगर कोई आइटम यूजर से 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो डंजन से तो उसकी पावर कम हो जाती है। अरी समझती कि इसलिए डंजन पार्क एंट्रेंस के आसपास 3 किलोमीटर का एरिया बनाया गया है जहाँ रिसर्चर्स आइटम को टेस्ट करते हैं। उसने ये भी बताया था कि पार्क के अंदर कुछ स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करने पड़ते हैं। लड़कों को लगता है कि ये जगह हैंग आउट के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी है। तभी का वापिस आता है कूरा के साथ और सबको ड्रिंक्स देता है। कूरा थोड़ा सोचती है कि सब लोग डंजन में जाना इतना एंजॉय क्यों करते हैं। उसके बाद वो स्विमिंग पूल को विजिट करते हैं और काऊ को याद आता है कि जब कूरा ने उसे डूबते हुए देखा था और एक भटकते कुत्ते से उसे प्रोटेक्ट किया था। अरी कहती कि उसे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा फील नहीं किया। मिका सोचती कि ये फीलिंग काऊ की वजह से हो सके। सब सोर्सर फील्ड की तरफ जाते हैं लेकिन अरी बार बार काऊ को देखते हुए अपना बैलेंस खो बैठती है। काऊ तुरंत उसे पकड़ लेता है और पूछते कि क्या तुम ठीक हो। अरी उसका शुक्रिया अदा करती है। बाकी लोग भी कहते कि काऊ के मूव्स काफी इंप्रेसिव थे लेकिन मिका मजाक में पूछती कि इतनी देर तक उसे पकड़े रखोगे। तब काऊ उसे छोड़ता है और मिका अरी से पूछती क्या वो ठीक है, लेकिन अरी कुछ नहीं कह पाती। तभी एक बॉल अचानक से मिको की तरफ आ जाता है लेकिन काऊ उसे किक करके गोल में डाल देता है। सब लोग चीयर करते हैं और उसे अमेजिंग बोलते हैं। अरी सबको डोजो में इनवाइट करते हैं लेकिन उसके मन में एक सवाल उठता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो वहाँ अपने फाइटिंग स्किल दिखाती है और सब उसकी तालियों के साथ तारीफ करते हैं लेकिन वो तब रियलाइज करते हैं कि उसे काऊ से प्यार हो गया है अलविदा कहने से पहले। सब एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं और अरी कहती है कि अगर एकेडमी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो वो कॉल कर सकते हैं। उसे खुशी होती है कि सबने मिलकर बहुत ही अच्छा वक्त बिताया। वो सब फिर मिलकर उम्मीद करते हैं कि एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। हम देखते हैं कि काऊ और उसके दोस्त ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। हाको सिंजी से पूछते हैं कि उसे कौन सी लड़की पसंद है लेकिन सिंजी कहता है कि वो तीनों को पसंद करता है इसलिए चुनाव नहीं कर सकता। हाको सोचता है कि उन्हें फिर से डंजन एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि फिर लड़कियों से मिल सके और वो कासा से पूछता है और कासा कहती है जो चाहे कर लो। शाम को हम देखते हैं काऊ कूरा के साथ होता है। वो उसे बताता है कि वो मेहनत करेगा ताकि दोनों ओका एकेडमी में साथ पढ़ सके। लेकिन कूरा पूछती है कि क्या उसे अरी के ग्रुप में कोई लड़की पसंद है। काऊ बताता है कि वो लोग उसकी टाइप की नहीं है लेकिन वो किसी को पसंद करता है पर वो नहीं बताना चाहता है कि वो कौन है। कूरा पूछती है कि वो सबको पहले नेम से क्यों बुलाते हैं जबकि उसे सिर्फ लास्ट नेम से बुलाते हैं। काऊ सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है लेकिन कूरा अपने घर जाती है और कहती है कि कुछ नहीं,
काव नहाते हुए सोचता है कि कूरा नाराज क्यों लग रही है और उसे समझ में आता है कि वो जलन कर रही है, लेकिन वो सोचता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि सैसे कूरा उसे पसंद नहीं करती। वो सेल्फी और रिया को याद करता है और वो सोचता है कि उन्हें समन नहीं किया, सैसे वो नाराज होंगी। वो सोचता है कि जब वो उनसे मिलेगा तो क्या कहेगा। काव उन्हें अपने मैजिक कोर देता है, लेकिन रिया याद दिलाते कि वो उन्हें छोड़कर चला गया था। काव बताता है कि उसे स्कूल इवेंट में जाना था और वो हर एक को 3 कोर्स देना चाहता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये काफी नहीं है, उन्हें 200 कोर्स चाहिए। तभी एक रेयर स्लाइम उनके पीछे आ जाता है। काव कहता है कि उसे अटैक करना चाहिए, लेकिन रिया अपनी स्पेल से स्लाइम को ब्लास्ट कर देती है और वो 10 कोर्स देने का फैसला करता है। वो लोग माफ कर देते हैं और कहते हैं कि अगली बार छोड़कर मत जाना। अगली बार उस स्लाइम के ड्रॉप्स हुआ एक आइटम देखता है। वो उसकी स्टेट्स को चेक करता है और समझ जाता है कि ये इनविजिबल पावर्स यूज करने का आइटम है। वो इसे ट्राई करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। सोचता है कि सैसे पावर इनविजिबल है। वो पानी पर अटैक करता है और इम्पैक्ट देखता है, लेकिन सोचता है कि ये मोस्टर से लड़ने के लिए वीक है, इसलिए वो इसे पानी सोर्ड के साथ कंबाइन करता है और पानी को 2 हिस्सों में काट देता है। उसे समझ में आता है कि वो अपनी आइस को कंट्रोल कर सकता है। तब अरी और उसका ग्रुप अपीयर होते हैं और वो अरी को बताता है कि वो यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, लेकिन सोचता है कि उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं है। अरी उसे ट्यूटरिंग ऑफर करती है। वो पूछते है कि क्या कूरा भी उनके साथ ज्वाइन कर सकती है और वो मंजूर करती है। अरी के दोस्त भी कहते हैं कि वो भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके सर्वेंट्स जलन करते हैं, इसलिए उन्हें और कोर्स देता है ताकि वो खुश हो जाएं और लड़कियां उन्हें क्यूट कहती है। वो लोग 9th फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां पर सेल्फी कहती है कि वो एक पावरफुल मोस्टर का सेंस करती है। सब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। फिर सब डिसाइड करते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, इसका सामना करते हैं। अरी कहती है कि अगर कुछ ज्यादा मुश्किल हुआ तो हम रिट्रीट कर लेंगे। तभी उनके सामने एक बड़ा भयानक मोस्टर आ जाता है। सेल्फी और यह तुरंत उसे पहचान लेती कि वो ऑर्थोर्स है और वो सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। ये मोस्टर 9th फ्लोर पर आना ही नहीं चाहिए था, फिर यहाँ कैसे। काव तुरंत कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन बात खत्म होने से पहले ऑर्थोर्स उनकी तरफ दौड़ता है। सेल्फी बिना देरी के सबके आसपास एक पावरफुल बैरियर बना देती है। अरी और मिको अपनी मैजिकल गन्स रेडी कर लेते हैं। अरी अर्थवेव का यूज करके ऑर्थोर्स को रोकने की कोशिश करती है और रिया अपने फायर स्पेल को छोड़ देती है, पर मोस्टर पर इसका कोई असर नहीं होता, उल्टा वो खुद आग उगलने लगता है। रिया तुरंत क्रोसी ब्रेथ यूज करती है। मिको अपने समन्ड मोस्टर स्नैच्ड को अटैक करने का ऑर्डर देती है, लेकिन काव समझ जाता है कि ये सब काफी नहीं है, डैमेज बहुत ही कम हो रहा है। तो ऑर्थोर्स का ध्यान भटकाने का फैसला करता है और रिया से कहता है कि उसका स्टमक जला दो। रिया बिना कुछ सोचे ऑर्थोर्स की तरफ दौड़ती है और अपनी हेलफायर से उसके पेट पर एक जबरदस्त ब्लास्ट कर देती है। काव सेल्फी को कहता है कि अपने डिवाइन स्पेयर यूज करो और सेल्फी फुल स्पीड में ऑर्थोर्स की तरफ चार्ज करती है। रिया एक और बार फायर का अटैक करती है, लेकिन मोस्टर अभी रुकता नहीं, फिर से आग उगलने के लिए जा रहा होता है। तभी चीहू अपना वाटर बॉल उसके मुंह में फेंक देता है। मोस्टर रुक जाता है और सब एक साथ फुल पावर से अटैक को छोड़ देते हैं। काफी लंबी फाइट के बाद वो मोस्टर गिर जाता है और सब जीत जाते हैं। थके हुए सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। मिका कहती है कि चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक चुके हैं। पर तभी सोफी कुछ महसूस करती है और एक और डार्क एनर्जी, एक पावरफुल प्रेजेंस और एक आवाज सुनाई देती है, तुम लोग सिर्फ मेरे कुत्ते को ही हरा पाए हो। सब घूम कर देखते हैं, एक पावरफुल डीमन सामने आ जाता है, उसका नाम होता है बिले। सब समझ जाते हैं ऑर्थोरस उनके कंट्रोल में था। बिले गुस्से में कहता है कि मैं तुम सब लोगों को भागने नहीं दूंगा और डार्क मैजिक से अटैक करता है। सेल्फी तुरंत बैरियर बनाकर सभी को बचा लेती है। बिले अपनी तलवार से वार करता है और काव समझ जाता है कि ये इंसान बहुत ही फास्ट है। सब मिलकर उस पर ब्लास्ट करते हैं, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। रिया कहती है कि सेल्फी की मैजिक इस पर काम नहीं करेगी, लेकिन काव कहता है कि हमें सेल्फी का बैरियर चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। अरी कहती है कि टेंशन मत लो, मैं उसके स्पीड से फाइट कर सकती हूँ। काव मान जाता है और सेल्फी अपने बैरियर हटा देती है। सेल्फी और रिया मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होता। तभी बिले सीधा काव पर चार्ज करता है और अरी उसके बीच में आ जाती है, लेकिन बिले उसे जोर से धक्का दे देता है और फिर काव पर अटैक करता है। काव अपनी मैजिक सोर्ड से डिफेंस करता है और उसका वार बिले की सोर्ड को तोड़ देता है। बिले गुस्से से पिघल जाता है, ये सोर्ड तो मुझे ड्यूक ने दिया था। वो काव को गुस्से से मारना शुरू कर देता है और उसे दीवार से टकरा देता है। काव मुश्किल से एक पोशन पीता है, तब तक बाकी सभी लोग बिले पर अटैक कर देते हैं। काव एक प्लान बनाता है और मिको से कहता है कि उसका ध्यान भटकाओ। मिको तुरंत शूटिंग स्टार्ट कर देती है और उसी वक्त काव चुप कर पीछे से आता है और अपनी तलवार सीधा बिले के पीठ में घुसा देता है। बिले जोर से जमीन पर गिर जाता है और काव सोचता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी बिले वापस उठ जाता है और अपनी जख्मों को तुरंत हील कर देता है। काव गुस्से में कहता है कि ये चीटिंग है, मोस्टर तो ऐसे हील नहीं करते। बिले तुरंत उस पर वार करता है और काव को जोर से जमीन पर गिरा देता है। जब वो उसे खत्म करने के लिए जा रहा होता है, तभी सभी लड़कियां उसके सामने आ जाती है, लेकिन बिले उन सभी को तुरंत हरा देता है। सोफी अपनी डिवाइन स्पेयर चार्ज करती है, लेकिन वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। रिया काव से कहती है कि तुम भाग जाओ, मैं इसे रोकती हूँ, लेकिन बिले उसे भी दूर धकेल देता है। काव ये सब देखकर सोचता है कि मैं सबको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। वो सोचता है कि कोई आखिरी रास्ता होना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि रिया के पास एक स्किल है,
ब्यूटी ऑफ ग्लूटनी, एक ऐसी स्किल जो कि किसी के हेल्थ को ऑब्जर्व करके अपनी पावर को बढ़ा सकती है। काओ उसे कहता है कि इसका यूज करो। रिया कहती है कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ फोर्स छूती हूँ तो तुम मर भी सकते हो, पर काओ मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रिया स्किल एक्टिवेट करती है और धीरे धीरे वो अपनी अडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसका चेहरा, उसका ऑरा सब कुछ अलग लगता है। वो बताती है कि उसने अपने लेवल्स रिस्टोर कर लिए, लेकिन अभी भी अपनी फुल पावर पर नहीं है। बेलिया फिर से डार्क मैजिक कास्ट करती है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। रिया ठंडे लफ्जों में कहती है कि तुम मेरे लेवल के आसपास भी नहीं हो, मैं वाइस काउंट क्लास की डेविल हूँ। बेलिया शौक में पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रिया कहती है कि मैं उन लोगों के लिए तुम्हें सजा देने के लिए आई हूँ जिनको तुमने चोट पहुंचाई है। उसके बाद वो अपना गोड क्लियर स्पेल कास्ट करती है और उसके पावरफुल अटैक से बेलिया का पूरा शरीर धुंध हो जाता है। सब कुछ खत्म हो जाता है। काओ जमीन पर गिरता है, थोड़ा सा हंसकर कहता है, लगता है कि मैं अब मर जाऊंगा। रिया उसे देखती है और कहती है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें मेरी अडल्ट फॉर्म पसंद आई। काओ थोड़ा शर्माता है लेकिन कहता है, तुम अमेजिंग लग रही हो, मैं तुमसे हमेशा अच्छे से बिहेव करूंगा। रिया मुस्कुराती है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है। सब कुछ ठीक हो जाता है। काओ महसूस करता है कि उसका लेवल बढ़ गया और उसे एक नई स्किल मिली है, पेन रेजिस्टेंस। वो सोचता है कि अच्छा है, अब मैं रिया की ब्यूटी ऑफ ग्लूटनी भी झेल सकता हूँ। बाकी सब लड़कियां भी बताती कि उनका भी लेवल अप हो गया है। काओ कहता है कि ये सब डिजर्व करते हैं क्योंकि हम मरने ही वाले थे। सब डिसाइड करते हैं कि आज का दिन यहीं पर खत्म कर देते हैं। काओ देखता है कि ऑर्थोस ने एक मैजिक कोर छोड़ा है, लेकिन वो सोचता है कि ये कितना बड़ा क्यों है। उसे बिलाई का सर्वेंट कार्ड मिलता है। वो सबसे पूछते कि इसका क्या करें। लड़के कहते कि तुम ले लो, लेकिन काओ कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, रिया तो ऑलरेडी मेरे पास है। रिया बताती कि बिलाई का रैंक काफी लो है, बेटर होगा इसे बेच दो। लेकिन काओ उसे समन कर लेता है, सोचता है कि शायद से अब एक पावरफुल सर्वेंट मिल जाए। पर जैसे ही बिलाई समन होता है वो एक छोटा सा बच्चा बन जाता है। बिलाई कहता है मेरा लेवल समन होने के बाद कम हो गया। काओ बस सिर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है मुझे इसे बेच देना चाहिए था। बिलाई रो पड़ता है, उसके आंसू रुक ही नहीं रहे होते। सीन शिफ्ट होता है, काओ नहा रहा होता है और सोचता है कि मैंने इसे समन ही क्यों किया। तभी बिलाई पीछे से आ जाता है और उसकी पीठ धोने लगता है। वो गुस्से में नहीं बल्कि एक इमोशनल होकर कहता है, मुझे प्लीज छोड़ मत देना, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। काओ उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। सब लड़कियां दूर से उनकी बात सुन लेती है और मुस्कुरा कर कहती है, लगता है कि ये दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। फिर सब हिट सागा के पास आ जाते हैं और उसे मैजिक कोर दिखाते हैं। वो शौक में कहती है, ऑर्थोस वो भी 9th फ्लोर पर, ये पॉसिबल नहीं है। वो तुरंत एक टीम भेजने का फैसला करती है जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। फिर हिट सागा कहती है कि मैं तुम्हें इस कोर के 24 मिलियन येन दूंगी। काओ की आंखें फटी की फटी रह जाती है, इतना सारा पैसा। लेकिन वो कहता है मैं ये पैसा सबके साथ बांटना चाहता हूँ क्योंकि मोस्टर को मिलकर हराया था। हिट सागा कहती है कि मैं तुम्हारे टैक्स रिटर्न के पेपर्स भी तैयार कर सकती हूँ। काओ कंफ्यूज हो जाता है, टैक्स रिटर्न वो क्या होता है। अगले सीन में सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं और काओ अरी से पूछता है कि मुझे टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता, मैं क्या करूँ। अरी कहती अपने एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड रखो, लेकिन काओ कहता है मैं तो सब रिसिप्ट्स पहले ही फेंक चुका हूँ। मिका हंसते हुए कहती है कि अब के बार संभाल के रखना। अरी कहती है कि मुझे लगता है कि जो के आसपास कुछ ही चीजें अट्रैक्ट होती है। हमें एक ऑर्थर्स और एक डेविल एक ही फ्लोर पर मिला है। काओ एग्री करता है, मेरे पास अब 3 सर्वेंट्स कार्ड्स आ चुके हैं, शायद तुम सही हो। लेकिन फिर वो कहता है कि मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ। तभी मिका अरी को कॉल करती है, चलो सब मिलकर डंजन एक्सप्लोर करते हैं। सब मिलकर नए स्किल को ट्राई करना चाहते हैं। अरी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कॉल के बाद वो जोर से खांसने लगती है और थोड़ा बीमार लगती है। अगले दिन काओ बिलाय से कहता है कि सबको अपने स्किल दिखाओ। बिलाय कहता है कि मैं नाइट हूँ, मुझे एक वेपन चाहिए। काओ याद करता है कि मैंने इसका तलवार तोड़ दिया था, तो वो उसे एक रोड दे देता है, फिलहाल यही मेरे पास है। बिलाय उस रोड से गोब्लिन्स को मार देता है। काओ सोचता है ये तो सच में टैलेंटेड है, लेकिन रिया कहती है कि पहले से थोड़ा स्लो लग रहा है। बिलाय बताता है कि मेरा बॉडी अभी भी लेवल 1 पर ही है, लेकिन मैं सबके लिए काफी यूजफुल बनना चाहता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा ट्रस्टेड सोर्ड बनूंगा। काओ उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर दम है, हम मिलकर काम करेंगे। फिर वो कहता है चलो तुम्हारी हीलिंग स्किल भी टेस्ट कर लेते हैं। काओ अपने एचपी कम करता है और बिलाय से कहता है अब डार्क कोर यूज करो। बिलाय का स्पेल बस थोड़ा सा हील करता है। बिलाय कहता है ये स्किल सिर्फ इतना हील करता है, पूरा बंदा नहीं। तभी काओ के दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर इस स्किल को रिया की ब्यूटी ऑफ ग्लूटनी के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो हम एक इन्फिनिट हीलिंग लूप बना सकते हैं। रिया कहती है कि एक बार ट्राई करते हैं, लेकिन काओ याद दिलाता है कि मेरा हेल्थ ऑलरेडी लो है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं मर भी सकता हूँ। तभी वो एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है और उसका हाथ छिल जाता है। बिलाय तुरंत उस पर डार्क कोर से कास्ट करता है और काओ महसूस करता है कि पेन भी चला गया है। वो कहता है कि स्किल तो काफी काम की है। आरी अपने नए आजकल स्पेल का यूज करके गोलेम को फ्रीज कर देती है और फिर अपने दूसरे स्किल से उसे फ्रीज कर देती है। काओ उनकी तरफ देखकर हैरान हो जाती है, तुम लोग तो कमाल के हो। लेकिन अरी कहती है कि मेरा नया स्किल माना बहुत ज्यादा खाता है,
है तो उसे हर बार यूज नहीं कर सकती। तभी और भी गुलेम्स आ जाते हैं और मीकू अपने इल्यूजन मैजिक का यूज करके उनका ध्यान भटकाती है और स्नेच अपने हेजहॉग स्किल एक्टिवेट करता है जिसमें कई सारी नीडल्स होती है। सब मिलकर गुलेम को हराने में कामयाब हो जाते हैं। काओ सोचता है कि हमारी टीम कॉम्बिनेशन अटैक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और डंजन की ओर अंदर जाते हैं और वहाँ एक और मोस्टर का ग्रुप मिलता है। काओ सेल्फी से कहता है कि अपना नया स्किल ट्राई करो, सॉन्ग ऑफ वॉलकैरी। सेल्फी गाना शुरू कर देती है और एक बड़े से एंजल का अपीयरेंस होता है। काओ फील करता है कि एक अजीब सी डिवाइन पावर उसके बॉडी में फ्लो हो रही है। उसे लगता है कि मोस्टर स्लो हो गए और वो एक को इंस्टेंट किल कर देता है। लेस सीरियस हेलफायर से एक गोब्लिन को जला देता है और बिलियर लास्ट मोस्टर को खत्म कर देता है। काओ सबसे पूछते है कि सेल्फी का स्किल तुम लोगों पर काम कर रहा है क्या? रिया कहती है कि मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील हुआ, लेकिन बिलाय कहती है कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ। तब सब सोचने लगते हैं शायद इसलिए क्योंकि बिलाय और सेल्फी के बीच में कनेक्शन नहीं है। अरी उससे कहती है कि तुम्हें सभी के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बिलाय बोलता है मैं सोर्ड के साथ बेटर फाइट करता हूँ। तो काओ तुरंत कहता है कि तो तुम्हारे लिए एक सोर्ड खरीदता हूँ। बिलाय इमोशनल हो जाता है, आंखों में आंसू लेकर कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। तभी एक और मोस्टर ग्रुप आ जाता है और बिलाय अपने नए सोर्ड से उन्हें इजीली हरा देता है और सब बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं। अब उससे पूछते हैं कि सोर्ड चलाना कैसे सीखूं। बिलाय खुशी से कहता है कि मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तब काओ कहता है कि मुझे घर भी जाना है और अरी तुरंत कहती है कि तुम मेरे घर पे पढ़ लो। सीन शिफ्ट होता है। काओ और उसके दोस्त को एक गेट के सामने वेट करते हुए दिखाया जाता है। मिको और अरी भी आती है। जब वो बेल बजाते हैं गेट खुलता है, लेकिन काओ कंफ्यूज हो जाता है अरी का घर कहाँ है। लड़कियां कार में बैठ जाती है और काओ सोचते है कि क्या मैं भी कार में बैठ सकता हूँ। अरी मुस्कुराकर कहती कि लड़की को वॉक करना पड़ेगा। लड़की रियलाइज करती कि रास्ता बहुत ही लंबा है। तभी लड़कियां पहले ही अरी के घर पर पहुंच जाती है। पूरा कहती कि तुम्हारा घर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अरी बताती कि मेरे फैमिली का एक और मार्शल आर्ट डोजो है और हम इस जमीन पर माइंड और बॉडी का परफेक्ट बैलेंस सीखते हैं। आखिरकार लड़के भी आ जाते हैं, लेकिन जब अरी उन्हें डोजो लेकर जाती है तो सब बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगा था कि हम तुम्हारे रूम्स में पढ़ेंगे। अरी हंसती है, तुम लोग ज्यादा हो इसलिए डोजो में ही पढ़ेंगे। तो अरी डिसाइड करते कि सब लोग डोजो में पढ़ाई करेंगे। सब लोग बैठ जाते हैं और अरी काओ से कहती कि मेरे पास बैठो, तुम्हें क्या सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए। काओ कहता है कि मुझे मैथ में दिक्कत आ रही है। तो अरी तुरंत उसे पढ़ाना शुरू करती है। पूरा उन दोनों को क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही होती है। तभी अरी बोलती है कि मुझे भी पढ़ाई में हेल्प चाहिए। हाको और सिंजी तुरंत वॉलंटियर करते हैं, हम पढ़ा देते हैं। लेकिन काओ जानता है कि वो दोनों खुद स्ट्रगल करते हैं। तो अरी कहती है कि मुझे काओ से ही पढ़ना है। काओ थोड़ा शर्मा जाता है, क्या बोल रही हो? उसके दोस्तों ने तुरंत छेड़ना शुरू कर दिया। हाय हाय, तुम दोनों के बीच तो कुछ चल रहा है। काओ तुरंत कहता है कि नहीं सिर्फ हम अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अरी के चेहरे पर एक हल्का सा जलन दिख रहा होता है। तभी वो सबसे कहती है कि चलो वाटरफॉल चलते हैं, थोड़ा माइंड काम करना चाहिए। लड़कियां मेडिटेशन शुरू करती है और कूरा कहती है कि मेरा मन इतना शांत लग रहा है। काओ उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि कितनी प्यारी लग रही है। अरी लड़कियों से कहती है कि अब तुम्हारा नंबर है। लड़के वाटरफॉल के नीचे मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आता। पानी का प्रेशर उन्हें थका देता है। बाद में सब लड़के थके हुए होते हैं, लेकिन लड़कियां हंसी मजाक में कहती है ये जगह तो कमाल की है, यहाँ पर दोबारा पढ़ाई करते हैं। फिर सब वापस से डंजन में जाते हैं और लो सीरियस काओ को डांटता है, वाटरफॉल में टाइम वेस्ट क्यों किया। लेकिन अरी स्माइल करती है और कहती है कि मजा आ गया, आज तो हम 10th फ्लोर तक पहुंचना है। मिका उससे कहती है कि ज्यादा ओवरमेट मत करना है, लेकिन अरी कहती है कि आजकल सब कुछ इतना एक्साइटिंग लग रहा है, मैं हीरो बनना चाहती हूँ। तभी अचानक मोस्टर आ जाते हैं। सेल्फी तुरंत सॉन्ग ऑफ वॉलकैरी एक्टिवेट करती है। अरी मोस्टर को फ्रीज करती है और सब मिलकर उन्हें खत्म कर देते हैं। काओ बहुत ही हैरान हो जाता है, 9th फ्लोर के मोस्टर को इतनी इजीली हराना। उसके सर्वेंट्स मैजिक कोर को खा जाते हैं और मिका टीज करती है रिया को, तुम तो हैमस्टर जैसी दिख रही हो। सब हंस पड़ते हैं। सब 10th फ्लोर के पास पहुंचने वाले होते हैं। तभी अरी अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है और सब देखते हैं कि वो ब्लीड कर रही है। फ्लैशबैक में 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। मिको एक कार्ड शॉप में होती है। एक लड़का उसे डुएल के लिए चैलेंज करता है। सब लोग जानते हैं कि मिको वहाँ की चैंपियन है और उस लड़के ने कभी उससे नहीं जीता, फिर भी वो बार बार हार कर चैलेंज एक्सेप्ट करता रहता है। मिको उसे फिर से हरा देती है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो लड़का गुस्से में कहता है, तुम सिर्फ इसलिए जीत जाती हो क्योंकि तुम पैसे से रेयर कार्ड्स लेती हो। लेकिन मिको कहती है कि सिर्फ रेयर कार्ड्स होने से जीत नहीं मिलती, प्लेयर के पास स्किल होनी चाहिए। वो लड़का चला जाता है और मिको बोरेड महसूस करती है। तभी अरी उसे अप्रोच करती है, मैं तुमसे चैलेंज करना चाहती हूँ। वापस प्रेजेंट में अरी डंजन हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर बताता है कि उसे एक ऐसी दवाई दी गई जिससे कि वो पूरा दिन सोती रहेगी। अरी को पता चलता है कि वो एक्साइलर एक बहुत ही रेयर आइटम है जो कि डंजन में ही मिल सकता है। तभी मिको वहाँ पर आती है और वो जानती है कि अरी एक्साइलर ढूंढने की प्लानिंग कर रही है। अरी चाहती है कि उसके साथ जाए, लेकिन मिको समझाती है कि डंजन बहुत ही डेंजरस है, इसलिए अरी को यहाँ पर रुकना चाहिए। लेकिन अरी अपनी बात पर अड़ी रहती है और वो कहती है कि वो एक्साइलर ढूंढना चाहती है क्योंकि उसे रिसर्च में मदद मिलेगी और अनेक लोगों की जान बच सकती है। वो नहीं चाहती कि मिको अकेली जाए। धीरे धीरे मिको समझ जाती है कि अरी ने अपना फैसला कर लिया है, तो वो कहती है कि ठीक है, हम दोनों मिलकर एक्साइलर ढूंढेंगे। प्रेजेंट टाइम में अरी के पिता मिको का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उनकी बेटी
बेटी को डंजन में ले जाकर बचाया। मिको कहती कि ये उसके लिए अभी सबसे बड़ा काम है। काओ को ये बातें पहले कही हुई लगती है तो वो और अरी मिलकर एक्साइलर की तलाश करने के लिए डंजन फ्लोर्स में जाने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह वो सब 10th फ्लोर पर जाते हैं जहाँ पर मॉन्स्टर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सोफी तुरंत सॉन्ग ऑफ फोल्करी गाती है और काओ सबको ऑर्डर देता है कि वो फैल जाए ताकि मॉन्स्टर को एक एक करके मार सके। बिलाय बताता है कि अभी तक उन्होंने एक्साइलर ड्रॉप नहीं किया, लेकिन मिका कहती है बस थोड़ा और मेहनत करनी होगी, ये आइटम बहुत ही रेयर है। तभी एक बड़ा सैंड होर्न मॉन्स्टर आता है जो कि काओ को पकड़ लेता है। मिको अपनी इल्यूजन मैजिक चलाती है जिससे कि मॉन्स्टर उसे छोड़ देता है। आया तुरंत चार्ज करती है और मॉन्स्टर को काट कर छुड़ा देती है। सब वापस से हॉस्पिटल आते हैं और अरी को अपनी एडवेंचर्स के बारे में बताते हैं। अरी कहती है कि वो दोबारा से डंजन जाना चाहती है ताकि मॉन्स्टर से लड़के सबकी मदद कर सके। मिको और अरी जाने वाले होते हैं तब अरी काओ से कहती है कि वो हीरो बनना चाहती है जो अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर सके। कहती है कि अभी के लिए ये मेरा सबसे बड़ा काम है। काओ को कुछ याद आता है, उसे लगता है कि ये बात उसने पहले भी कहीं पर सुनी हुई है। तभी उसके फोन पर कूरा कॉल करती है और अरी के बारे में पूछती है। काओ सोचता है झूठ बोलने का, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैप्टन काटसूरा ने कूरा से कहा था कि वो डंजन एक्सप्लोर कर रहा है क्योंकि वो सबका हीरो बनना चाहता है। उसने कहा था कि अभी के लिए यही मेरा सबसे बड़ा काम है। काओ कॉल को खत्म करता है और वापस से डंजन जाता है। वहाँ 10th फ्लोर पर एक बड़ा मॉन्स्टर उसका इंतजार कर रहा होता है। काओ डिसाइड करता है कि वो मॉन्स्टर से लड़ेगा क्योंकि वो भी हीरो बनना चाहता है काटसूरा की तरह। एक शाम काओ थक कर घर लौट रहा होता है और उसकी माँ उसे लेट आने पर पूछती है, बेटा इतनी देर क्यों लगी घर आने में, क्या काम में बिजी हो? काओ कहता है, माँ कल से मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, आप फिक्र मत करो। काओ क्लास में लेट पहुंचता है। टीचर उससे पंक्चुअल होने के लिए कहती है और क्लास कंटिन्यू होती है। क्लास के बाद हाको और सिंजी कूरा से पूछती है क्या वो अरी से मिलने के लिए जा रही है, लेकिन कूरा कहती है कि वो नहीं जाएगी। तब हम देखते हैं कि काओ अभी भी सो रहा होता है। दोनों सोच रहे होते हैं कि क्या वो ठीक है। काओ बताता है कि वो बस थका हुआ है और कहता है कि उसे डंजन वापस जाना है क्योंकि उसे एक्साइलर ढूंढना है। हाको और सिंजी हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर हाको अरी के साथ कार्ड गेम खेलता है, लेकिन रियलाइज करता है कि वो उसे जीत नहीं पाता। अरी बताती है कि काओ उसे हमेशा से मैसेज भेजता रहा है, लेकिन वो सोचती है कि काओ कभी उसे मिलने के लिए क्यों नहीं आता। शायद इसीलिए क्योंकि कैप्टन काकी के साथ जो भी हुआ काओ उसके साथ संबंध हो। अरी ने एक किताब पढ़ी होती है डंजन के इतिहास पर, जिसमें उसने देखा होता है कि काओ और कैप्टन काकी के परिवार का नाम सेम है और उनकी आंखें भी मिलती जुलती है। हयातो बताता है कि वो कासा का पिता है जो कि 41 फ्लोर तक जाने के बाद भी गायब हो गया था। अरी सोचती है कि शायद सेकुरा उससे मिलने के लिए नहीं जाती क्योंकि वो पार्क उसे अपने पिता की याद दिलाती है, लेकिन अरी मानती है कि वो अभी भी जिंदा हो सकती है, इसलिए उसे ढूंढना चाहती है। जब अरी ठीक हो जाती है तब हम डंजन वापस देखते हैं जहाँ पर काओ और उसके दोस्त लड़ाई के लिए तैयार हो रहे होते हैं। एक आग से जलती हुई स्विंग फिल्थी अपना गाना गाकर सभी को पावर देती है। मिकी अपनी इल्यूजन मैजिक से उसका ध्यान भटकाती है और अरी पीछे से अटैक करती है। मिको गोली चलाती है और काओ अपनी मैजिक तलवार से अंतिम वार करता है। सबको पता चलता है कि उन्होंने लेवल अप किया है और मॉन्स्टर ने एक मैजिक कोर गिरा दिया है, लेकिन काओ कहता है कि अभी रुकना नहीं है, उन्होंने डंजन की और अंदर जाना चाहिए। उसके बाद हिट्स गिया बताता है कि उन्होंने 4 मिलियन येन कमा लिए। काओ कहता है कि इस पैसे को 4 में बांट दो क्योंकि अरी अभी भी उनकी पार्टी का हिस्सा है। काओ घर वापस आता है, टीवी देखता है जिसमें हॉर्सेस बात करते हैं कि रेयर आइटम्स डंजन के गहरे हिस्सों में ही मिलते हैं। इससे काओ को लगता है कि अगर वो और गहरा जाए तो उसके चांसेस एक्साइलर मिलने के बढ़ जाएंगे। वो 12th फ्लोर के मॉन्स्टर के बारे में रिसर्च करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि काओ क्लास में सो रहा होता है। उसके टीचर उसे डांटते हैं और क्लासमेट्स उस पर हंस रहे होते हैं। स्कूल के बाद वो जल्दी से डंजन जाने लगता है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि वो ज्यादा मेहनत ना करे और आराम करे। पूरा जानती है कि वो अरी के लिए ये सब कर रहा है, इसलिए वो उससे कहती है कि उसे आराम करना चाहिए, लेकिन काओ फिर भी डंजन जाने का फैसला करता है। सेल्फी देखकर समझ जाती है कि वो बहुत ही थक गया है। रिया उससे कहती कि अपने आप को इतना थकाए मत, लेकिन काओ कहता है कि वो सिर्फ थोड़ा आगे जाकर स्काउटिंग करेगा। वो 12th फ्लोर पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सब जगह एक बर्फ से ढका हुआ है। वो सोचने लगते हैं कि मॉन्स्टर कहाँ है क्योंकि वहाँ कोई मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा होता है। काओ सोचता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन अचानक सेल्फी को कुछ अजीब लगता है। तभी उन्हें कई सारे जंगली सुअर तेजी से उनकी तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। सेल्फी सबको बचाने के लिए एक बैरियर बनाती है और सब भागने लगते हैं, लेकिन सुअर उन्हें पकड़ रहे होते हैं, इसलिए उनके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। सेल्फी अपनी गाना गाकर सभी को पावर देती है और ये अपनी हेल्प फायर से मॉन्स्टर पर अटैक करती है। मॉन्स्टर्स उस आग के बीच से भागकर उन पर चार्ज कर देते हैं। तब बिले और चियो लड़ने लगते हैं और सेल्फी अपनी डिवाइन लाइटनिंग समन करती है। वो कई मॉन्स्टर को मार पाते हैं और यह और सेल्फी लेवल अप कर जाते हैं, लेकिन काओ फिर से अपना बैलेंस खो देता है और एक अटैक लग जाता है। सुअर उस पर इतने ज्यादा होते हैं कि उसकी हेल्थ 0 होने वाली होती है, लेकिन बिलाई उसे बचा लेता है। सेल्फी बताते हैं कि उन्होंने नए स्किल को हासिल किए। जब वो लेवल अप हुए तो वो अपने स्पेल को कास्ट करते हैं। मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करते हैं, लेकिन वो दोनों अपनी पावर एक साथ छोड़ देते हैं, जिससे कि एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। बिले कहता है कि काओ बेहोश है तो उसका इलाज करता है, लेकिन काओ नहीं जागता। सेल्फी उसके बैग से पोषण ढूंढती है और उसे प्यार से पीने के लिए देती है, पर वो नहीं पीता। फिर वो अपने मुंह से पोषण को जोर से उसके अंदर डाल देती है। काओ की हेल्थ धीरे धीरे सुधरने लगती है और रिया
भी उसका इलाज करती है। वो दोनों उसके हाथों को चूमते हैं और उसे जागने के लिए कहते हैं। काओ होश में आ जाता है, अपने सर्वेंट्स को धन्यवाद देता है, लेकिन अचानक फिर से गिर पड़ता है। हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं। आरी और मिकू आते हैं और हिट से आकर पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। आरी बताती कि वो एक स्टैम्पेड में फंस गया था। डॉक्टर बताता है कि पोषण की वजह से उसका घाव ठीक हो गया, लेकिन उसे आराम करना जरूरी है। मिकू काओ से पूछती है वो ठीक है या फिर नहीं, तो वो कहता है कि वो डर गया था। वो हॉस्पिटल छोड़कर निकल जाता है। आरी और मिकू सोचती है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि वो डंजन की मैगजीन्स और कैप्टन कोगी का आर्टिकल्स जला रहा होता है। वो कूरा से मिलने के लिए जाता है और वो कहता है कि अब वो समझ गया कि वो कैसा महसूस करती है। उसे लगा था कि वो सच में डंजन में मर जाएगा और उसने सोचा कि कूरा हमेशा इतनी परेशान रहती होगी। वो बताता है कि उसके पिता हीरो थे और जब वो गायब हो गए थे तब लोग उनकी बुराई करते थे और वो बस कूरा को देखकर छुपा रहता है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो सबको गलत साबित करेगा और कोगी के जैसे नहीं रहने देगा। वो डंजन की खोज करेगा और हीरो बनेगा, अपने लिए नहीं बल्कि कूरा के पिता के लिए और कूरा के लिए। लेकिन वो माफी मांगता है कि वो अब भी नहीं डरता डंजन में जाने से। कूरा खुश होती है कि उसने शुरुआत में अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए किया और अब वो कहता है कि वो अरी के लिए लड़ रहा है। वो सब अपने दोस्तों से मिलते हैं और मिका जकारी को बताती कि उनके पास एक स्पेशल चीज है जो कि दिखाना चाहती है। वो सब एक सर्विंग कार्ड लेकर आते हैं जो कि उन्होंने रेनबो स्लाइम से लिया होता है। लूसिया बताती कि ये कार्ड फेरी क्वीन टैनिया के लिए है, जो कि एक हीलिंग टाइप सर्वेंट है, इसलिए उन्हें लगता है कि वो अरी को हील कर सकती है। अरी पूछते हैं क्या वो पक्का है, लेकिन सब कहते हैं कि वो समन करके दिखाना चाहिए। अरी कार्ड लेती है और अपने सर्वेंट को बुलाती है। टानिया अपना परिचय देती है और काव से कहती है कि उसका मास्टर अरी बीमार है, लेकिन टानिया बताते कि वो सिर्फ लेवल 1 है, इसलिए अरी को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकती। सब थोड़ा फिक्र में पड़ जाते हैं, लेकिन अरी कहती कि उसने कहा पूरी तरीके से ठीक कर पाएगी, इसका मतलब कि वो थोड़ा बहुत तो हील कर सकती, तो उसे यूज करने के लिए कहती है। टानिया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और अरी चमकने लगती है। मिका पूछती क्या ये सच में काम किया और अरी बिस्तर से उठकर कहती कि उसका हाल अच्छा लग रहा है। मिका जल्दी से उसे गले लगाती है और अरी सबको अपने हीरो कहती है और सबको बताते हैं कि वो सब उसके हीरोस हैं। काव कूरा को सब कुछ बता देता है, लेकिन कहता है कि टानिया की हीलिंग सिर्फ लगभग 1 साल तक ही चलेगी, इसलिए उन्हें अरी की मदद करनी होगी। वो अपनी लेवल बढ़ाए या फिर एक्साइलर ढूंढे ताकि वो पूरी तरीके से ठीक हो सके। पूरा जानती कि इसका मतलब है कि काव को डंजन में जाते ही रहना पड़ेगा, लेकिन वो बस उसे अपने प्रोमिस को याद रखने के लिए कहती है कि वो सुरक्षित वापस आएगा। वो उसे मैरी क्रिसमस भी विश करती है। काव अपने दिल की बात बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ बीच में आ जाती है और कहती है कि वो बाहर ठंड से बच कर रहे। फिर हम देखते हैं काव और कूरा एक मंदिर में होते हैं। कूरा पूछती कि उसने क्या विश किया। काव कहता है कि उसने डंजन में सुरक्षा की दुआ मांगी है। कूरा अभी भी यकीन नहीं कर पाती कि बस ये वही उसका विश है। वो चाहती कि वो कोई आम विश करे, जैसे कि कॉलेज में एडमिशन मिलना। फिर हम काव को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं जो कि फिर से डंजन में आगे बढ़ रहे होते हैं और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।